आज हमारी शादी के कुछ महीने हो गए थे। मैं बहुत खुश थी और यह खुशखबरी राकेश को देने वाली थी, तभी उनकी मौत की खबर आती है। उस दिन से आज तक मैं राकेश की यादों और अपनी बेटी के साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ाती गई। आज मेरी बेटी सालू शादी करके चली जाती है। सालू ने जाने के बाद अपनी माँ के लिए ऐसा क्या किया कि नीतू की ज़िंदगी ही बदल गई। आगे क्या हुआ यह सब जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें ताकि इसका अगला एपिसोड आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। शादी की भागदौड़ और उसके ऊपर एक के बाद एक फंक्शन। थककर मैं पलंग पर बैठकर पैरों को गर्म पानी के टब में डालकर अपनी थकावट दूर कर रही थी। आज नीतू की मेहंदी है। कल शगन के फंक्शन के बाद रात को सब देर से घर पहुंचे थे। अभी सभी मेहमान अपने अपने कमरों में सो रहे थे, पर मेरी आंखों में नींद कहाँ। माँ थी, सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर थी। सुबह उठकर पैरों के दर्द को कम करने लग गई। तभी कमरे में नीतू आ गई और अलसाई आंखों से मेरी ओर देखने लगी। माँ, आपके पास आकर लेट जाऊं? आजा बिटिया, ये कहकर मैंने उसे अपने पास लेटा लिया। माँ, थक गई हो ना? नहीं नहीं बेटा, पर तुझे पता है एक माँ को इस थकावट में भी कितना सुकून मिलता है। जब तू ससुराल से सजी धजी अपनी माँ से मिलने आएगी, तेरी खुशी को देखकर जो मेरे मन को सुकून मिलेगा ना, वह तो अभी महसूस नहीं कर पाएगी। तेरे हाथों की चूड़ियों की खनक मेरे चेहरे की खुशी को 2 गुना कर देगी। थकावट का क्या है, 2-4 दिन में उतर ही जाएगी। माँ, चाय बना के लाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, तू रहने दे। तूने कोई काम नहीं करना है अभी। थोड़ी देर में खुद ही बनाकर पी लूंगी मैं। जरा पैरों की सिकाई तो कर लूं। माँ, बना कर लाने दो ना, आप आराम से सेक करो। एक बार घर के कामों में लग गई तो फिर अपना ध्यान रखने का टाइम ही नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, बना ले, पर ध्यान से बनाना। चिंता मत करो माँ। ये कहकर पलंग से उतरकर भागकर किचन में चली गई। हाँ, जिंदगी के रास्ते कितने उतार चढ़ाव भरे होते हैं, मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता था। जिंदगी के 25 साल पहले वो पल मुझे याद आ रहे थे। अभी कुछ ही दिन तो बीते थे मेरी शादी को। हाथों में मेहंदी की लालिमा अभी हल्की नहीं हुई थी। हाथों में सुहाग का चूड़ा, सब कुछ तो नया था। राकेश एयरफोर्स में पायलट थे। हम दोनों अपनी जिंदगी के हसीन सपने बुन रहे थे। मैं नहीं जानती थी कि आने वाले पलों ने हमारे लिए क्या लिख कर रखा था। एयरफोर्स दिवस के अवसर पर सभी पायलट अपने अपने प्लेन में बैठकर करतब दिखा रहे थे। राकेश का ना जाने कितनी बार आयोजनों में भाग ले चुके थे, कितने मेडल उनकी यूनिफॉर्म की शोभा बढ़ाते थे। उस दिन वो अपनी टीम को लीड कर रहे थे। आकाश में धुएं से तिरंगे बनाते हुए कभी कहीं तो कभी कहीं पहुंच जाते। और अचानक कुछ हुआ और सब खत्म। राकेश का प्लेन एक आग के गोले में बदल गया। पूरा मैदान दर्शकों की चीखों से गूंज उठा और मुझे किसी की चीखें नहीं सुनाई दी। बस सब कुछ शांत हो गया। कुछ सुनाई दिया तो वो थी अस्पताल के डॉक्टर और नर्सों की आवाजें। अपनी चेतना खो चुकी थी मैं। पूरे 2 दिन के बाद मैं होश में आई। कमरे में मेरे और राकेश के मम्मी पापा थे। होश में आते ही सब मुझे हौसला देने लगे। राकेश की मम्मी प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरती रही। वो माँ थी, उन्होंने अपना बेटा खोया था।
कैसे वो हिम्मत रख रही थी। राकेश के पापा भी प्यार से मुझे समझाने लगे, ध्यान रखो बेटा। पर कैसे ध्यान रखूं? कैसे और क्यों रखूं ध्यान? और किसके लिए? नहीं रखना ध्यान मुझे। ईश्वर इतना क्रूर कैसे हो सकता है? मेरा क्या अपराध था? राकेश का क्या कसूर था जो उसे ऐसी मौत मिली? अभी तो हमारी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई थी और खत्म हो गई। सब कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। कोई एक भी शख्स आकर बताए मुझे कि इसमें क्या अच्छाई छुपी थी। ये सब बेकार की बातें हैं, बस अपने मन को तसल्ली देने के लिए। नहीं करनी मुझे तसल्ली, नहीं जीना राकेश के बिना। कितने खुश थे जब हमारे मम्मी पापा ने हमारा रिश्ता पक्का किया था। हम दोनों ने एक साथ एयरफोर्स ज्वाइन की थी। मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में थी और राकेश फाइटर पायलट। हमारी शादी को बस 1 ही महीना बचा था। दरवाजे पर डोरबेल बजी। भागकर खोला। सामने एक आदमी हाथ में एक गुलाब का फूल और एक कार्ड लेकर खड़ा था। शालू जी? हाँ जी, मैं ही हूँ। फूल और कार्ड लेकर देखा तो राकेश ने भेजे थे। फूल को जाकर फूलदान में लगा दिया। अगले दिन फिर सुबह 8 बजे डोरबेल बजी। वही आदमी 2 गुलाब के फूल लेकर खड़ा था। बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे उसने फूल मुझे पकड़ा दिए। फूलों को फिर से फूलदान में लगा दिया। अगले दिन फिर सुबह वो आदमी 3 गुलाब लेकर खड़ा था। ये सिलसिला पूरे 1 महीने तक चलता रहा। हर रोज एक गुलाब का फूल बस बढ़ जाता था। पूरा घर गुलाब के फूलों से भर गया था। शादी का दिन भी आ गया और दुल्हन बनकर राकेश के घर चली गई। कोई भी ऐसा दिन नहीं होता था कि राकेश मेरे लिए गुलाब का फूल ना लाए। उसे पता था मुझे गुलाब के फूल बेहद पसंद है, पर ये फूलों के साथ कांटे क्यों मेरी जिंदगी में आ गए? ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हो? तभी कमरे में डॉक्टर ने आकर मुझसे कहा, आप मां बनने वाली हैं, धीरज रखें। उनकी बात को एकदम मैं समझ नहीं पाई। राकेश की मम्मी मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, शालू, तुम मां बनने वाली हो, संभालो खुद को बेटा। चुपचाप बिस्तर पर लेटे हुए सोच रही थी, काश तुम्हें ये खबर तो मैं सुना पाती कि तुम पापा बनने वाले हो। अरे ऐसी क्या जल्दी थी तुम्हें? कितनी इच्छा थी उनकी बेटी की। हमेशा मुझे कहते थे, देखना शालू, तुम जब भी माँ बनोगी ना, हमारी बेटी होगी और वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी होनी चाहिए। और मैं हंस कर कह देती थी, पर बेटियां तो पापा पर जानी चाहिए ना। नहीं, तुम पर ठीक है। और अगर बेटा हो गया वो भी तुम्हारे जैसा? पर मुझे तो बस एक बेटी ही चाहिए। राकेश, मुझे इतना समय तो देते, तुम्हारी बेटी को तुम्हारे हाथों में सौंप सकती। ऐसी क्या जल्दी थी तुम्हें जाने की? माँ, कहाँ हो? क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। लो चाय लो। माँ, क्या बात है? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, बस आज तेरे पापा की बहुत याद आ रही है। वो होते तो पता नहीं क्या क्या करते तेरे लिए। माँ, ऐसा मत कहो। आपने जो भी किया है ना, वो कम है क्या? माँ, पापा दोनों बनकर पाला है आपने।
किसी भी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं होने दी। मेरे खातिर दूसरी शादी तक नहीं की आपने। सारी ज़िंदगी यूँ अकेले ही बिता दी। और माँ पापा कहीं नहीं गए हैं, वो आज भी अदृश्य रूप में हमारी रक्षा कर रहे हैं। नीतू के बचपन में पापा कहाँ थे? सिर्फ तस्वीरों में। अभी 5 साल की भी नहीं हुई थी, उड़ना चाहती थी। आकाश में पंछियों को देखकर बोला करती थी, माँ मैं भी उड़ूंगी। बार बार उसे समझाती, बेटा उनके पंख हैं, वो उड़ सकते हैं, हम नहीं। पर बच्चों को समझाना तो बहुत ही कठिन होता है। बस हर समय एक ही रट लगी रहती थी, देखना माँ मैं भी एक दिन इन पंछियों की तरह उड़कर दिखाऊंगी। उसके इन शब्दों को कभी बढ़ावा नहीं देती थी मैं, बस बातों को घुमा देती थी। राकेश को खोने के बाद नीतू का मेरी ज़िंदगी में आना एक वरदान से कम नहीं था। नीतू सही कह रही है, पापा कहीं नहीं गए, वो आज भी जिंदा है अपनी बेटी के रूप में। आज एक बेटी माँ को समझ रही है। पता नहीं ये बेटियां भी ना इतनी जल्दी बड़ी कैसे हो जाती हैं। आज उसका कद मेरे कंधों के ऊपर निकल आया है। पायलट पापा की बेटी जो है, पापा की तरह पायलट बनना चाहती थी, जो मैं नहीं चाहती। पर उसकी जिद के आगे घुटने टेक दिए मैंने। एयरफोर्स में पायलट बनकर पापा की तरह उड़ना सीख गई। पापा की तरह निडर, जैसे वो प्लेन उड़ाते थे, उनकी तरफ वो भी प्लेन को एक खिलौने की तरह उड़ाती थी। नीचे बैठे हुए उसको देखकर मेरी तो जान ही निकल जाती थी। प्लेन से उतरकर हंसते हुए कहती, माँ डरो मत, इसमें डरने वाली क्या बात है, कुछ नहीं होगा मुझे। अब उसे कैसे समझाऊं? ये शब्द तेरे पापा भी कहा करते थे, और जब हुआ तो 2 मिनटों में मेरी दुनिया ही वीरान हो गई। नहीं, मैं ये सब बातें नीतू को नहीं कह सकती। उसके हौसलों को अपने डर पर भारी नहीं पड़ने दे सकती। अपने बहादुर पापा की बहादुर बेटी है और मेरी शक्ति भी। पर अभी भी एक डर है जिससे मैं मुक्ति नहीं पा रही। मेरे हाथों में लगी मेहंदी का रंग अभी हल्का नहीं हुआ था और सदा के लिए मेरी हथेलियां बेरंग हो गई। पर भगवान अपनी बेटी के आने वाले भविष्य के लिए जो सपने बुन रही हूँ, उसे सूद समेत लौटाना होगा, सूद समेत लौटाना होगा। मामा कहाँ है ध्यान? सारी चाय ठंडी हो गई आपकी। ओहो, बेटी को डोली में बिठाकर विदा कर दिया। एक एक करके सारे मेहमान भी वापस अपने घर लौट गए। जिस घर में पिछले 1 सप्ताह से चहल पहल थी, वहीं सन्नाटे ने अपना डेरा जमा लिया था। एक कमरे से दूसरे कमरे में घूम रही थी। अनेकों प्रश्न मेरे दिमाग में चल रहे थे। क्या करूंगी अब इस घर में जहाँ राकेश मुझे दुल्हन बनाकर लाए थे। मैं राकेश की अलमारी के पास जाकर खड़ी हो गई। अलमारी खोलकर राकेश के कपड़ों को देखने लगी। राकेश की एक एक चीज़ को मैंने अभी तक सहेज कर रखा हुआ था। उसकी यूनिफॉर्म, उसके रुमाल, उसकी कैप, सब कुछ उसी जगह पर था जहाँ उसने छोड़ा था। इतने सालों में एक भी चीज़ को इधर से उधर नहीं किया मैंने। उसके ना होने का एहसास को मैं कभी महसूस नहीं करना चाहती थी। नीतू के सामने अपनी भावनाओं को उजागर नहीं करती थी। बेटी है हमारी, नहीं चाहती थी कि जिस माँ को एक चट्टान के रूप में देखती है वो वास्तव में अंदर से कितनी कमज़ोर और बेबस है। मैं अपनी बेटी को कमज़ोरी नहीं, सशक्त बनाना चाहती थी।
कमरे की सभी दीवारों पर राकेश की तस्वीरें लगी हुई थी। स्टडी टेबल पर पड़ी हुई उसकी डायरी, उसके मेडल, उसकी ट्रॉफियाँ जो उसे कॉलेज और नौकरी के दौरान मिली, उनकी चमक आज भी ज्यों के त्यों ही बनी हुई है। कुर्सी खींचकर वहीं बैठ गई और उसके मेडल को उठाकर देखने लगी। एक एक मेडल राकेश की वीरता के किस्सों को बयां कर रहे थे। प्यार से उन पर हाथ फेरती रही, मानो मेडल ना हो, राकेश का हाथ मेरे हाथ में हो। ना जाने कितनी बार मैं उनकी डायरी पढ़ चुकी थी, पर मन ही नहीं भरता था। कितना छुपा छुपा कर लिखते थे तुम। याद है राकेश, उस दिन जब तुम्हारी डायरी मेरे हाथ लग गई थी, कितना हंगामा किया था तुमने, कैसे बच्चों की तरह मुझसे लड़ रहे थे। तुम्हारे वो शब्द आज तक मेरे जहन में ताज़ा हैं। शालू देखो, मेरी डायरी को हाथ मत लगाओ, वापस दे दो मुझे। देखो देखो, वापस करो मेरी डायरी। किसी की पर्सनल डायरी को पढ़ना अच्छी बात नहीं होती है। और मैंने भी पलट कर कह दिया, अच्छा अब ये पर्सनल हमारे बीच में कब से आ गया? देखने दो मुझे, किसके लिए ये छुप छुप करके लिखते हो? शालू प्लीज मेरी डायरी वापस कर दो। पता है मुझे क्या लगता है, मेरे अलावा कोई और भी है तुम्हारी जिंदगी में जिसके लिए तुम लिखते हो। हाँ, जो मर्जी समझ लो, पर मेरी डायरी को हाथ मत लगाना। चलो मेरी डायरी वापस करो, तुम्हें मेरी कसम। अच्छा, कसम देने की कोई जरूरत नहीं है, ये लो अपनी डायरी पकड़ो। और वहीं पलंग पर डायरी फेंककर गुस्से में मैं कमरे से बाहर निकल गई थी। आज क्यों नहीं रोक रहे हो राकेश मुझे? रोक लो ना प्लीज रोक लो। देखो आज भी तुम्हारी डायरी मेरे हाथ में है। आ जाओ वापस राकेश प्लीज। भला ऐसे भी कोई जाता है क्या? कुर्सी पर बैठकर अपने अतीत के पन्नों को डायरी में पढ़ती रही। मेरी शालू, जिस दिन तुम्हें कॉलेज में पहली बार देखा था ना, समझ गया था हमारा रिश्ता आगे चलकर बहुत अच्छा होगा। तुम सहमी सी कॉलेज के अंदर दाखिल हुई थी, झुकी नजरें बार बार उंगली के दुपट्टों को लपेटती हुई। उफ, पहली नजर वाला प्यार था। चाहता था उसी वक्त अपने दिल का हाल बयां कर दूं, पर रुक गया। कहीं इसे तुम मेरी आवारगी न समझ बैठो। अपने दिल को समझाता रहा, कभी तो कह ही दूंगा अपने दिल की बात। नहीं जानता था कि हमारा आमना सामना हर रोज़ ही रहेगा। और सच बताऊं, मन में एक अजीब सी खुशी हो रही थी कि जब पहली बार तुम क्लासरूम में दाखिल हुई, घबराई हुई इधर उधर देख रही थी। सभी तो अनजान थे तुम्हारे लिए, पर मैं खुद को अनजान नहीं समझता था, क्योंकि मैं तो पहले दिन से ही तुम्हें चाहने लगा था। ये बात और है कि मेरी भावना सिर्फ मुझ तक ही सीमित थी। तुम्हारी परेशानी को ख़त्म करने के लिए ना खड़े होकर अपने साथ वाली सीट ऑफर कर दी थी। तुम भी कुछ झिझकते हुए थैंक्स कहकर बैठ गई। राकेश नाम है मेरा, और तुम्हारा? उस दिन तुम कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप आंखें नीचे कर कर देखती रही। अगले दिन मैंने फिर तुमसे तुम्हारा नाम पूछा। हेलो मैडम, आपका नाम क्या है? किसी गहरी सोच में डूब गई थी तुम उस दिन। चौंक कर बोली, जी, क्या कहा आपने? जी, आपका नाम पूछ रहा हूँ। क्यों, क्या करना है? तुम्हारे भोलेपन से मुझे हंसी आ गई। एक क्लास में पढ़ेंगे तो नाम तो मालूम होना ही चाहिए ना। ओहो, अच्छा, जी शालू मेरा नाम पता है। कितने भोलेपन से सिर हिला दिया था तुमने। नहीं मालूम? जी मैडम, कल 2 बार बताया था, आज फिर बता देती हूँ। बंदे को राकेश कहते हैं। क्या दिन थे, 2 दिन तो एक दूसरे के नाम जानने में लग गए थे। अपने आप हंसी भी आ रही थी। तेरा क्या होगा राकेश? धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होने लगी। अपने शर्मीले स्वभाव के कारण कॉलेज में तुम्हारे दोस्त ज़्यादा नहीं बने। कभी सोचता हूँ तो लगता है अच्छा ही हुआ ना नहीं बने, तभी तो हम दोनों एक साथ ज़्यादा समय बिता पाए। कॉलेज में एक साथ पढ़ते 3 साल बीत गए।
समय कितनी इतनी तेज़ी से निकलता बीतता चला जा रहा था। कॉलेज का आखिरी साल भी। अभी तक हम दोनों की दुनिया वालों की नज़रें सिर्फ दोस्त थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर मेरे लिए तुम क्या हो, क्या मैं कभी तुम्हें बता पाऊँगा? आज मुझे फिर से कॉलेज का पहला दिन याद आ गया। तुमने गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ था, माथे पर उसी रंग की बिंदी। तुम्हारे लंबे बाल बार बार तुम्हारे चेहरे पर आकर तुम्हें परेशान कर रहे थे। बार बार बालों को कानों के पीछे करने की नाकाम कोशिश बराबर चल रही थी। शालू, तेरे साथ बिताए हुए लम्हे मैं कैद कर रहा हूँ। शायद किसी रोज़ ये लम्हे तुम तक पहुँच ही सके। आज कॉलेज का आखिरी दिन था। पूरे कॉलेज में जश्न का माहौल था। मैं जानता हूँ अब हम दोनों का मिलना आसान नहीं होगा। मुझे भी अपनी पायलट की ट्रेनिंग के लिए जाना है। तुम जानते हो, फाइटर पायलट बनकर मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करनी है और तुम्हें भी अपनी जॉब ज्वाइन करनी है। मैंने कहीं पढ़ा था, इफ़ यू लव समवन, वन स्पीक आउट। बस सुबह से ये लाइनें मेरे जहन में घूम रही हैं। फेयरवेल पार्टी के बाद जब हम सब एक दूसरे से विदा हो रहे थे, तुम्हारी आंखों की नमी को मैंने देख लिया था। जानता था जो मैं महसूस कर रहा हूँ तुम भी वही महसूस करती हो। मैंने सोच लिया था आज मैं इस रिश्ते को कोई ना कोई नाम ज़रूर दूंगा। तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने जा रहा था। आधे रास्ते में कार को रोक दिया। आंखों ही आंखों में तुम मुझसे कुछ कह रही थी, पूछ रही थी। क्या हुआ? क्यों रोक दी कार इस तरह? मेरे होठों पर आई मुस्कुराहट मेरे दिल का हाल बयां कर रही थी। पिछली सीट पर गुलाब के फूलों का गुलदस्ता उठाकर मैंने अपने दिल का हाल बयां कर दिया। शादी करोगी मुझसे शालू? टप टप आंखों में आंसू तुम्हारे भर गए थे। बस इतना कहा तुमने, सीधा शादी। प्यार मोहब्बत कुछ नहीं शालू। प्यार तो तुम्हें पिछले 4 सालों से मैं करता आ रहा हूँ। जिस दिन तुम्हें पहली बार कॉलेज में देखा था, बस कह नहीं पाया कि कहीं तुमने मना कर दिया तो एक बार पूछ कर तो देख ही लेता हूँ। क्या पता हाँ ही कर दो। अपने दिल की बात मेरे दिल तक पहुँचाने में पहल तो तुमको ही करनी थी। लड़कियाँ कभी पहल नहीं करती। तुम्हारी इस बात ने मुझे निरत्तर कर दिया था। शालू, तुम नहीं जानती आज मैंने क्या पा लिया। अब ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा ही नहीं रही। अब बस मेरी दुनिया मुझे मिल गई। आंखों से बहते आंसुओं से डायरी में लिखे शब्द धुंधले पड़ने लगे। हाथ से उन आंसुओं को पोंछ दिया। नहीं करना मुझे तुम्हारी यादों को, तुम्हारे साथ बिताए हुए पलों को धुंधला। मैं उन्हें कभी धुंधला होने नहीं दूंगी। ट्रेन ट्रेन फ़ोन की आवाज़। मैं अतीत से निकलकर वापस आ गई। लैंडलाइन फ़ोन की घंटी बज रही थी। आंसू से भरी आंखें। नीतू का नंबर ही नहीं देख पाई। हेलो हेलो, कौन? क्या मैं एक ही दिन में मुझे भूल जाओगी माँ? नहीं बेटा, कैसी बात कर रही हो? कितनी देर से आपको मोबाइल पर फ़ोन बजा रही हूँ पर आप हो कि उठा ही नहीं रही। हार कर लैंडलाइन पर फ़ोन करना पड़ा मुझे। वो किचन में थी इसलिए, और फ़ोन कमरे में था इसलिए सुनाई नहीं दिया बेटा। चल छोड़, मेरी बात पर तूने कैसे कह दिया कि मैं तुझे भूल गई? माँ, झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। आप किचन में नहीं थी, पापा के कमरे में हो ना। डायरी पढ़ रही थी ना पापा की। अपनी बात पूरी कहकर नीतू और फ़ोन पर ज़ोर से रोने लगी। माँ, मैंने आपको अकेला कर दिया ना, अब कौन आपका ध्यान रखता होगा? माँ, मैं राहुल से कह दूंगी कि आपको अकेला नहीं छोड़ सकती मैं। हम आपके साथ ही शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। बस घर को ज़रा ठीक ठाक कर रही थी इसलिए पापा के कमरे में आ गई थी। अब कितनी बार तो डायरी पढ़ चुकी हूँ मैं, एक एक लाइन तो याद है मुझे। और कोई काम धाम नहीं है क्या मुझे सिवाय डायरी पढ़ने के? चल तू चुप हो जा। राहुल क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मेरी बीवी को रुला दिया। माँ, पहले आपकी बेटी हूँ और हमेशा रहूँगी। जानती हूँ, पर बेटियाँ तो होती पराई अमानत है ना, और ससुराल भी जाना पड़ता है। एक ही दिन में पराया कर दिया माँ मुझे। नहीं, तुझे तो कभी पराया कर ही नहीं सकती बेटी। ससुराल से ही आते जाते अच्छी लगती हो।
तू कौन सा दूर गई है, जब मन करे मिलने आ जाना। और फ़ोन भी तो है, जब मन करे बात कर लेना। अब मुझे भी तो थोड़ी सी आज़ादी मिलनी चाहिए ना। तेरी चिक चिक से भी थोड़े दिन के लिए छुटकारा मिल ही जाएगा मुझे। मैं क्या इतना परेशान करती हूँ आपको? ठीक है, नहीं आऊँगी और ना ही कुछ कहूँगी। अब खुश? नीतू, फ्लाइट का टाइम हो रहा है बेटा। दूसरी तरफ से राहुल की आवाज़ सुनाई दी। अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, राहुल आवाज़ लगा रहे हैं, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। बाय माँ, अपना ध्यान रखना। नहीं नहीं, फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना ध्यान रख सकती हूँ। तुम अपना और राहुल का ख्याल रखो। बाय बेटा। और फ़ोन रख दिया। नीतू से बात करके मैं दोबारा राकेश के कमरे में आ गई और आज मेरे और राकेश की यादों के सिवा और कोई भी नहीं है इस कमरे में। दीवार पर लगी हमारी शादी की तस्वीर और ठीक हमारी तस्वीर के सामने नीतू की बचपन से लेकर आज तक की तस्वीरें, ताकि तुम भी देख सको अपनी बेटी को हर पल बढ़ते हुए। शायद तुम नहीं जानते कि कितने लम्हे हमने एक साथ ही गुजारे हैं। तुम तो सब कुछ लिख कर चल दिए, कभी सोचा भी नहीं कि अपने दिल का हाल तुम तक कैसे पहुंचाऊंगी। भूली तो मैं कुछ भी नहीं हूँ अभी तक, सब याद है मुझे। कॉलेज का वो पहला दिन, तुम्हारा मुझे कनखियों से देखना, वो हल्की नीले रंग की कमीज़ के साथ नीले रंग की जींस, आंखों में बढ़ती शरारतें, सब देख सकती थी। दूसरे दिन भी जानबूझकर अपना नाम नहीं बताया था। अपनी भावनाओं को मैंने भी उजागर नहीं होने दिया। 4 साल एक साथ गुजारे, सिवाय तुम्हारे किसी और को दोस्त नहीं बनाया। अगर कॉलेज के आखिरी दिन तुम कुछ ना कहते तो मैंने सोच लिया था आगे बढ़कर तुम्हारा हाथ में थाम लूँगी और तुमसे सब कुछ कह दूँगी। तुम्हारे अनकहे शब्दों को भी समझ जाती थी मैं। बस इतना चाहती थी कि तुम कहो, कुछ भी कहो, हर पल तुम्हारी आवाज़ को सुन सकूं। बस इतनी सी ख्वाहिश होती थी मेरी। आखिर तुमने मुझे और मैंने तुम्हें अपने जीवन साथी के रूप में पा लिया। कितने खुश थे हम। फिर ये उदासी क्यों भर दी मेरे जीवन में? शादी से पहले वो हर रोज़ तुम्हारे भेजे गुलाब के फूलों की सूखी पंखुड़ियाँ आज भी तुम्हारी डायरी के पन्नों में हैं। फूलों के साथ कांटे इस कदर चुभेंगे कि नफरत सी हो गई अब फूलों से। राकेश, आज मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। हमारी बेटी अपना नया जीवन शुरू करने जा रही है। मैं तुम्हें महसूस कर पा रही थी, तुम मेरे इर्द गिर्द ही थे। पंडित जी जब कन्यादान के मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, तुम्हारे हाथ का स्पर्श मैंने अपने हाथ में महसूस किया था। आंसू सिर्फ मेरी ही आंखों में नहीं थे, तुम्हारी आंसुओं से भीगी पलकों को मैंने कितनी बार तुम्हें पोंछते हुए महसूस किया था। तुम जानते थे मैं ये सब काम तुम्हारे बिना नहीं कर पाऊंगी। तुम मेरी बहुत बड़ी ताकत हो, बहुत बड़ी हिम्मत, और हमेशा रहोगे। आंसू से चेहरा भीगता जा रहा था। शायद इतने सालों से जो आंसू छुपा रखे थे ना, बस बहने का ही इंतज़ार कर रहे थे जैसे। नीतू के जन्म के बाद मैं कभी नहीं रोई। रोते हुए उसे अपनी गोद में नहीं उठाना चाहती थी, पर बेटी की विदाई के बाद यह आंसुओं का बांध प्रलय लाने लगा। आज मेरी हिम्मत टूट रही है, मैं बिखरती जा रही हूँ, अब नहीं समेट पा रही हूँ। अब नहीं समेट पा रही हूँ अपने आप को। संभाल लो आकर राकेश, अपनी शालू को संभाल लो, संभाल लो। दरवाजे पे अचानक से डोरबेल बजती है। कौन होगा इस वक्त? सोचते हुए दरवाजा खोला। सामने एक आदमी खड़ा था। शालू जी? जी हाँ, मैं ही शालू हूँ। जी आपके लिए गुलाब के फूल और कार्ड। उसके हाथ से गुलाब के फूलों का गुलदस्ता और कार्ड लेकर अंदर आ गई। कार्ड खोलकर देखा, फूल और कार्ड नीतू ने भेजे थे। एक नोट मेरे लिए लिखा था, गुलाब के फूलों की सुगंध के साथ अब पत्तियां भी कभी नहीं मुरझाएगी। नीतू। गुलाब के फूलों का गुलदस्ता और कार्ड लेकर मैं अंदर आ गई। नीतू के भेजे हुए फूल मेरी जिंदगी जीने के नज़रिए को बदलने लगे। फूलों को जाकर राकेश की स्टडी टेबल पर रखे फूलदान में सजा दिया। किचन में गई
और अपने लिए एक कॉफ़ी बनाकर टेरेस गार्डन में लगे झूले पर आकर बैठ गई। राकेश की मनपसंद किताब जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जो उसने मुझे एक साथ कॉलेज में पढ़ते हुए उपहार स्वरूप दी थी, उठाई और पढ़ने बैठ गई। पहले ही पेज पर मेरे लिखे हुए कुछ पंक्तियां लिखी थी। शाम हो चली है, सूरज भी ढलने की कगार पर है, रात की खामोशियाँ, छत पर टहलते तारों से बातें करना, टूटते तारों को देख तेरे लिए दुआ में उठे मेरे हाथ, आकाश में तारों के बीच तेरा अक्स दिखाई देना। किस बात का इशारा कर रहे हैं, क्या तुम जानती हो? जानती तो थी, सब जानती थी, पर कभी कुछ कह नहीं पाई। आज जब तुम मेरे साथ नहीं हो, यह ख्याल बार बार मेरे जहन में आता है। क्यों नहीं तुमने कहा, शालू मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। 4 साल और हम दोनों के बीच छाई खामोशी, कुछ भी ना कहते हुए तुम मेरे दिल की बातें तुम समझ जाते। काश मुझे इस बात का एहसास था, पर जब तुम कुछ नहीं बोले तो मैं भी खामोश रही। पर अब जब वक्त हाथ से निकल गया तो सोचती हूँ काश वो पल फिर से लौट आए मेरी ज़िंदगी में। तुम्हारा साथ हो, किताब मेरे हाथ में हो और मैं तुम्हें एक एक शब्द पढ़कर सुनाऊं। तुम्हारी पुरानी आदत थी मुझसे सुनना। जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता था तो कैसे मेरी मिन्नतें करते थे, शालू प्लीज़ ये चैप्टर पढ़ के सुना दो ना, मुझे याद नहीं हो रहा। मैं सब समझती थी, पर जानबूझकर अनजान बनती थी। तुम्हारे चेहरे पर छाई खुशी के आगे मेरे लिए कुछ भी चीज़ मायने नहीं रखती थी। तुम इतने संवेदनशील हो, इस बात का भी मुझे पता था। तुम्हें पता है, किताब के माध्यम से ही हुआ। राकेश, तुम्हें इस किताब की नायिका के साथ हुए हादसे ने इस हद तक झंझोड़ दिया था कि तुमने इस लेखक को पढ़ना ही छोड़ दिया था। तुम्हारे भोलेपन पर मैं उस दिन कितना हंसी थी, जब कहानी में विभोर की असमय मृत्यु के बाद रिया ने दोबारा शादी करने से इनकार कर दिया। कितना गुस्सा आया था तुम्हें रिया पर। उसने ऐसा कहा जब ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, ना कि सारी ज़िंदगी किसी की यादों के सहारे गुजार दो। क्या मिलेगा उन यादों को याद करके जब हर समय वो तुम्हें तकलीफ़ ही दें। उस वक्त तुम्हें मेरी हर दलील किताबी लग रही थी। तुम मानना ही नहीं चाहते थे कि ऐसा भी हो सकता है। आज तुम्हारी शालू तुम्हारी यादों के सहारे ज़िंदगी गुजार रही है। कभी सोचती हूँ अगर नीतू मेरी ज़िंदगी में नहीं होती तब मैं क्या करती। उसे भी तो उपहार स्वरूप मेरी गोद में डालकर चले गए तुम। नीतू के रूप में मैंने तुम्हारे साथ को पा लिया, पर कहानी की नायिका रिया, उसकी गोद में तो कोई नीतू नहीं थी। उसने अपना पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन अकेले ही गुजार दिया। आज मुझे रिया से बहुत सहानुभूति है। उस वक्त तुम्हारे जज्बातों को मैं नहीं समझ पाई। शायद कई बातों की समझ उम्र के साथ ही आती है। मैं ऐसे ही थी, पर तुम अनकही बातों को भी मुझसे बहुत पहले समझ लेते थे। जिंदगी के 27 साल मैंने बगैर गुजारे तुम्हारे, अभी और कितने गुजारने हैं पता नहीं। साथ साथ जीने मरने की सारी कस्में बेमानी सी हो गई। गोद में रखी किताब के एक एक पेज को पढ़ती जा रही थी। तुम्हारे भेजे हुए गुलाब के फूलों को किताबों में रखना मेरी आदत सी हो गई थी। हर दूसरे पेज पर वो सूखी गुलाब की पंखुड़ियाँ तुम्हारे होने का एहसास दिलाती है। बस तुम्हारी याद दिलाती है। मैं अपनी कहानी पढ़ रही हूँ, पता है, कहानी की नायिका और मेरे जीवन में घटित कितनी बातें एक जैसी है। धीरे धीरे कहानी की नायिका मुझ पर हावी होती जा रही है। मैं शालू नहीं रिया बन रही थी। नहीं, मुझे ये क्या होता जा रहा है। मैं शालू हूँ और हमेशा शालू ही रहूँगी। माथे पर आए पसीने को पोंछकर किताब बंद करके एक तरफ रख दी। आंखें बंद करके अपने जज्बातों को स्थिर करने की कोशिश करने लगी। कॉफ़ी का आखिरी सिप लिया। ठंडी कॉफ़ी पीते ही मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया। हाथ में बंधी घड़ी में टाइम देखा, इतना समय गुजर गया पता ही नहीं चला। सच ही तो है, इतना समय गुजर गया, पर एक एक दिन का हिसाब है मेरे पास में। दरवाजे की घंटी बजी। अब कौन होगा? नीतू तो फ्लाइट में होगी और उसके भेजे फूल भी मेरे पास पहले से ही पहुंच चुके हैं।
सोचते हुए दरवाज़ा खोला, सामने एक आदमी खड़ा था। शालू जी? जी हाँ, मैं ही हूँ। आपके लिए पैकेट है। अंदर जाकर पैकेट खोलने लगी। उसमें एक किताब थी और किताब के ऊपर एक बंद लिफाफा। लिफाफे को खोलकर देखा तो नीतू ने मेरे लिए कुछ लिखा हुआ था। माँ, जानती हूँ ज़िंदगी अकेले गुजारना आसान नहीं होता। पिछले कई साल से आप मेरी देखभाल में गुजार रही हो अपने सारे पलों को। अपने लिए तो कभी कुछ किया ही नहीं। जो मुझे पसंद था उसी को अपनी पसंद बना लिया। जानती हूँ इसकी भी बहुत बड़ी वजह थी। मुझ में हर वक्त आपको पापा नज़र आते थे। कसूर आपका नहीं था। मेरी शक्ल, सूरत, सीरत सब पापा जैसी थी। पर माँ, बस अब और नहीं। यही एयरपोर्ट की वेटिंग लॉन्च में बैठे हुए आपको ये लिख रही हूँ। आप सोच रही होगी कि फ़ोन भी तो कर सकती हूँ। आपसे ये सब बातें कह नहीं सकती थी, पर नहीं, मैं कह नहीं पाती। आपकी आवाज़ सुनकर मैं कुछ भी नहीं कह पाती हूँ माँ। ये मेरे जज्बात मेरे अंदर ही रह जाते हैं। आप जानते हो पापा की तरह मैं भी बहुत भावुक हूँ और आंखों से आंसू तो बस माँ, अपना ख्याल रखना। मैं आप जैसा बनना चाहती हूँ। एयरपोर्ट के बुक स्टोर में मैंने एक किताब देखी जो आपके लिए भेज रही हूँ। उसी लेखक की किताब जिसे आप बहुत पसंद करती हो। उसने ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा का अगला भाग प्रकाशित किया है। जी ले ज़िंदगी दोबारा, नीतू। ज़िंदगी जीने की वजह ही सिर्फ तुम थी। नीतू की भेजी चिट्ठी को पढ़कर लिफाफे में रख दिया। किताब की पैकिंग खोलकर उसे देखने लगी। जी ले ज़िंदगी दोबारा मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था। एक एक करके पेज पलटने लगी। समर्पित तुम्हें। अगला पेज पलटा। एक लड़की की तस्वीर थी। तस्वीर के नीचे एक नाम लिखा था, रिया। मन ही मन सोचने लगी कौन होगी, लेखक के साथ क्या रिश्ता होगा। मन में उठी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गूगल पर जाकर लेखक के बारे में जानकारी हासिल करने लगी। सब कुछ मिल गया, पर उस लड़की के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं कर पाई। हारकर खुद पर ही गुस्सा आने लगा। मुझे क्या करना है, कोई भी हो। किताब को वहीं छोड़कर अपने लिए दोबारा कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में आ गई। पतीले में पानी और दूध डालकर कप में कॉफ़ी पाउडर और चीनी मिलाकर उसे बीट करने लगी। गर्मा गर्म दूध को प्याले में डालकर बालकनी में आकर खड़ी हो गई। पर ध्यान अभी भी उस तस्वीर से हट नहीं रहा था। कौन हो सकती है? ज़रूर लेखक का उससे गहरा रिश्ता होगा। नहीं तो ऐसे कौन किसी की तस्वीर को लगाता है? उसकी प्रेमिका या फिर पत्नी? पत्नी ही होगी। प्रेमिका की तस्वीर तो सरेआम कोई नहीं लगाता। उफ, क्या करना है मुझे यार। क्यों नहीं शांति से कॉफ़ी पीने दे रहे हो? अपने ख्यालों से खुद ही परेशान होने लगी थी मैं। दिमाग में चल रही जिज्ञासा को शांत करने की भरसक कोशिश करने लगी, जो कि नाकाम सिद्ध हो रही थी। एक बार फिर दरवाजे पर घंटी बजी। आप कौन है? फटाफट सीढ़ियाँ उतरकर दरवाज़ा खोला। सामने फिर एक आदमी खड़ा था। शालू जी? जी हाँ, मैं ही हूँ। आपके लिए ये पैकेट। उससे पैकेट के अंदर आ गई। खोलकर देखा तो एयर टिकट के साथ होटल की बुकिंग के पेपर भी थे, साथ में एक नोट। माँ, प्लीज़ प्लीज़ नाराज़ मत होना, आज की तारीख आखिरी नोट है। कल सुबह आप पालमपुर जा रही हो। लिफाफे में एयरपोर्ट टिकट के होटल की बुकिंग के भी पेपर हैं। धर्मशाला एयरपोर्ट निकलते ही आपको टैक्सी मिल जाएगी, वहीं आपको सीधा होटल ले जाएगी। पूरा 1 सप्ताह तक आपके पास रहेंगे। आप जहाँ जाना चाहो उसको बता देना। पूरी पेमेंट हो चुकी है और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब जाकर अपना सामान पैक कर लो, कल सुबह की फ़्लाइट लेनी है आपको। नीतू। उफ, क्या करूँ मैं इस लड़की का? क्या करूँ मैं तेरा नीतू? मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। टिकट और होटल के बुकिंग पेपर्स को डाइनिंग टेबल पर रखकर वहीं कुर्सी खींचकर मैं बैठ गई। सालों गुजर गए, कहीं गए नहीं। आखिर बार बस राकेश के साथ घूमने गई थी, वो भी शादी के बाद। उसके बाद कभी नहीं। बहुत याद करने के बाद भी कुछ याद नहीं आ रहा था। 27 साल बस इस घर की 4 दीवारी के अंदर ही गुजार दी मैंने। पर पालमपुर ही क्यों चुना उसने? मैंने तो उसे किसी बात का जिक्र भी नहीं किया।
और राकेश की डायरी में भी पालमपुर ट्रिप के बारे में कोई जिक्र नहीं है। फिर उसे कैसे मालूम हुआ मैं क्यों सोच रही हूँ, क्या सोच रही हूँ इतना? अरे यार, मैं फिर सोचने लग गई। इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना? अगर इत्तेफाक है तो बहुत खूबसूरत इत्तेफाक है। नीतू के जाने के बाद इस घर में राकेश की यादों को ताज़ा कर रही थी। अब वहाँ से जुड़ी यादें भी मेरे लिए जीवन में खूबसूरत पलों को एक साथ इकट्ठा कर रही थी। मैं फिर से जीने उठूंगी। एक नई ऊर्जा का संचार मुझ में होने लगा। नीतू, तू सच में ना नहीं जानती कि क्या तोहफा तूने मुझे दिया है। अपने आप तो मैं कभी ऐसा महसूस करने की सोच भी नहीं सकती थी। आज सुबह से उसके एक से बढ़कर एक तोहफे आ रहे थे। ये लड़की क्यों अपनी माँ के साथ इतनी भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है? शायद इसका उत्तर भगवान के पास भी नहीं होगा। कमरे में जाकर अलमारी के पास खड़ी हो गई। एक एक करके कपड़ों को देखने लगी। क्या लेकर के आऊँ? गर्मियों का मौसम है, फिर भी पहाड़ों में सुबह शाम हल्की हल्की ठंड हो ही जाती है। एक एक करके बैग में कपड़ों के साथ ज़रूरत की सभी चीज़ों को रखती गई। नीतू की भेजी किताब उठाई और पलंग पर टेक लगाकर बैठने लगी और उसे पढ़ने लगी। पढ़ते हुए ना जाने कब नींद आ गई। नींद की आगोश में खो गई। सुबह अलार्म बजते ही बिस्तर छोड़ दिया। बिस्तर पर पड़ी अधखुली किताब ने भी मेरे साथ रात को ना जाने कितने सपने बुन लिए होंगे। उसे भी उठाकर बैग के साथ रख लिया और पूरे सफ़र में वही तो मेरे साथी बने रहे। फटाफट तैयार होकर बैग उठाया और दरवाजे पर फिर से घंटी बजी। हाथ में पहनी घड़ी में टाइम देखा। आप कौन होगा इतनी सुबह सुबह? कहीं फिर से नीतू ने तो सोचते सोचते दरवाज़ा खोला। सामने एक आदमी खड़ा था। मैम, शालू जी को एयरपोर्ट ले जाने के लिए कैब आई है। जी मैं ही हूँ शालू, पर मैंने तो अभी कोई कैब बुक नहीं कराई। अपने फ़ोन पर मैसेज देखकर कहने लगा, जी किसी नीतू मैम ने आज के लिए कैब बुक कराई है आपको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। ओह अच्छा ठीक है, मुझे 2 मिनट दो, मैं अभी आ रही हूँ। वापस घर के अंदर आकर बैग और पर्स को उठाकर घर के दरवाज़ों को ताला लगाकर मैं कैब में बैठ गई। अपनी बेवकूफ़ी पर खुद ही हंसने लगी थी मैं। नीतू को सब कुछ पता था। उसकी माँ को कब किस चीज़ की ज़रूरत होगी, प्लेन में किताब पढ़ने और पढ़ते हुए समय का पता ही नहीं चला। धर्मशाला के गग्गल एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड करने की कोशिश घोषणा से मेरा ध्यान भंग हुआ। किताब बंद करके खिड़की से बाहर देखने लगी तो मौसम साफ था, धूप खिली हुई थी। 30 सालों के बाद आज मैं फिर से इस धरती पर कदम रखूंगी। कितना कुछ बदल गया है 30 साल में। समय बदलते देरी नहीं लगती। प्लेन से उतरकर जैसे ही बाहर पहुंची, मेरे नाम का बोर्ड लिए एक लड़का खड़ा था। मैंने हाथ हिलाया और उसे एहसास दिलाया कि मैं हूँ। जैसे ही उसके पास पहुंची, नमस्ते मैडम जी, मेरा नाम अशोक है। पूरे 7 दिन तक मेरी टैक्सी आपकी सेवा में रहेगी। 7वें दिन एयरपोर्ट छोड़कर मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी। मेरे हाथ से बैग लेकर उसने डिग्गी में रख दिया। मैडम जी, जहाँ जाना आप मुझे बता के ही जाना। पहले कहाँ ले चलूँ ये बताइए। पहले तो होटल ले चलो बाबा, उसके बाद बताती हूँ कहाँ जाना है। ठीक है मैडम। कार की पिछली सीट पर आंखें बंद करके बैठ गई। क्या ये वही वादियाँ, पहाड़ और झरने मुझ में नवजीवन का संचार कर पाएंगे? क्या राकेश की कमी को कोई पूरा कर पाएगा? सिर्फ नीतू की खातिर मैं आज यहाँ हूँ और मना करने की कोई वजह भी मेरे पास नहीं थी। कभी कभी हर किसी के पास हर क्यों का जवाब नहीं होता। मेरे पास भी नहीं है। पालमपुर से बहुत गहरा नाता है मेरा। मुझे वो हर चीज़, हर जगह प्रिय है जहाँ राकेश और मैंने एक साथ खूबसूरत दिन गुजारे थे। वो कॉलेज की तरफ से हमारा एक साथ पहला ट्रिप था। दिल्ली से पहले ट्रेन, फिर आगे पालमपुर तक बस का सफ़र अविस्मरणीय था। सड़क के दोनों तरफ देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों की मनोहर छटा आज भी यादों में कहीं ना कहीं तरोताज़ा है। एकाएक कार के रुकने से अतीत की यादों से निकलकर वापस वर्तमान में आ गई। क्या हुआ अशोक, कार क्यों रोक दी? मैडम, गडरिये भेड़ों के झुंड के साथ सड़क पर जा रहे हैं। शालू कार से बाहर देखने लगी। छोटे छोटे पहाड़ी लड़के भेड़ों के झुंड को हाँकते हुए ले जा रहे थे। अशोक, कार को एक तरफ खड़ा कर दो, मैं भी थोड़ी देर बाहर खड़ा होना चाहती हूँ। जी मैडम। वो कार से उतरकर ध्यान से देखने लगी। जगह जानी पहचानी सी थी। शालू, शालू कहाँ हो?
अपना नाम सुनते ही देखने लगी। क्या कर रही हो तुम? क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? मुझे तो पत्थर ही दिखाई दे रहे हैं तुम्हारे हाथ में। किसका सिर फोड़ने वाली हो? तो क्या पत्थर सिर्फ सिर फोड़ने के लिए होता है क्या? खिलखिलाकर वो लड़की हंस पड़ी। अच्छा तो फिर बताओ किस काम आते हैं? अपने हाथों से सिर को छुपाते हुए वो लड़का इधर उधर पेड़ों के तनों के पीछे छुपने लगा। राकेश इधर देखो, ऊपर देखो, कितने सारे कच्चे आम। एक एक पत्थर ऊपर फेंककर आम तोड़ने की नाकाम कोशिश जारी थी। फिर ठीक है, मुझे लगा ये सब मेरे लिए है। वो उचक उचक कर पत्थर ऊपर पेड़ों पर फेंकती जा रही थी, पर एक भी आम अभी तक नहीं तोड़ पाई थी। तुम ठहरो, जरा पत्थर मुझे दो। छोटे छोटे 2 पत्थर राकेश को पकड़ाकर खुद पीछे हो गई। अब देखो मेरा कमाल, ऐसे लगाते हैं निशाना और ये गया, ये देखो सीधा आम के ऊपर लगा और ये गिरा आम नीचे जमीन पर। अपनी कमेंट्री को चालू रखते हुए राकेश ने 6-7 आम तो तोड़ ही दिए। ये लो, देखा ऐसे तोड़ते हैं आम। अरे वाह, मुझे मालूम नहीं था कि तुम बचपन में फल चुराने का भी काम किया करते थे। तभी तो इतनी महारत हासिल है तुम्हें। ये लो मैडम जी, एक तो आपके लिए इतनी मेहनत की और ऊपर से इनाम में क्या मिला? फल चुराने का खिताब। आहा, मैडम जी इसे कहते हैं निशाना। अर्जुन जैसा निशाना जिसे सिर्फ मछली की आंख दिखाई थी और मुझे सिर्फ आम। रहने दो, तुम भी 2-4 बार निशाना क्या ठीक लगा दिया। अपना मुकाबला धनुषधारी अर्जुन से करने लगे। किसी भी मायने में अपने आप को अर्जुन से कम मत समझने लग जाना। अर्जुन को तो मछली की आंख में तीर मारकर द्रौपदी मिल गई थी, पर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हाथ से आमों के ऊपर लगी मिट्टी को साफ करके शालू से खाने लगी। अरे शालू, तुम बिना धोए खाने लग गई आम? ये देखो, ऐसे दांतों से एक टुकड़ा काटते हुए वो बोली। कम से कम धो तो लो इनको। पेट खराब हो जाएगा तुम्हारा। मुझे दो, सामने ढाबे से धोकर लाता हूँ। कुछ नहीं होगा मुझे, मेरा हाजमा बिल्कुल मजबूत है। लो, साफ कर लिया मैंने। कैसे कचकच करके खा रही हो? दांत खट्टे नहीं होते तुम्हारे क्या? नहीं होते? कच्ची कैरी शालू खा रही थी, उसे खाते देख राकेश के दांत खट्टे हो रहे थे। तुम लड़कियां भी ना पता नहीं कैसे इतनी खटाई खा लेती हो। क्या मजा आता है तुम्हें इसे खाने में। रुको शालू, सामने ढाबा है, वहां से नमक लेकर के आता हूँ। उसके साथ खाने से खट्टा कम लगेगा। हाँ ठीक है राकेश, ढाबे से नमक लेके आ जाओ, उसके साथ खट्टा कम नहीं होगा बल्कि उसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। पूरी पीएचडी कर रखी है तुमने तो खट्टा खाने में। मैडम जी चले क्या? रास्ता साफ हो गया। अशोक की आवाज से मैं नींद से जागकर इधर उधर देखने लगी। राकेश और शालू का अस्तित्व वहां की फिजाओं में अभी भी मौजूद था। इस बात का एहसास मुझे हो चुका था। सड़क की दूसरी तरफ ढाबे की जगह एक रेस्टोरेंट खड़ा था। शायद समय के साथ सब बदलाव ही जीवन है, पर ढाबे के बाहर लगा पानी का नल ज्यों का त्यों ही था। सड़क पार करके मैं नल के पास आकर खड़ी हो गई। पीतल की जगह आज प्लास्टिक ने ले ली थी। नल को खोलकर मैं पानी की छींटें मुंह पर मारने लगी। चारपाई की जगह कुर्सी और मेज थे, वहीं जाकर मैं बैठ गई। अशोक भी मेरे पीछे पीछे वहां आ गया। आप कुछ लेंगी मैडम जी? चाय और कुछ? चाय लूंगी, वो भी अदरक वाली। यहाँ की चाय बहुत मशहूर है। आप जानती हैं मैडम जी यहाँ की चाय के बारे में? मन ही मन में सोचने लग गई। सब कुछ जानती हूँ मैं यहाँ के बारे में, कुछ भी नहीं भूली हूँ मैं। इतने सालों के बाद एक साथ बिताए हुए दिन कैसे भूल सकती हूँ? वो चाय के साथ मैगी खाना, कहते कहते मैं खुद ही चुप हो गई। मैगी भी लेंगे आप? होटल तक पहुँचने में काफ़ी समय लग जाएगा मैडम। नहीं, मैं सिर्फ चाय लूँगी, तुम अपने ले लो। अशोक ने अंदर जाकर चाय और मैगी का ऑर्डर दे दिया और थोड़ी देर में दोनों चीज़ें लेकर आ गया। मैगी क्यों? मैंने तो सिर्फ तुम्हें चाय ही बोली थी ना। मैडम जी, इन वादियों में कुछ बात तो ज़रूर है। आप चाय के साथ मैगी खा कर तो देखो। हाँ, आपका स्वाद बस बढ़ जाएगा और भी ज़्यादा। हाँ, चुपचाप मैगी का बॉल उठाकर खाने लगी। शालू, कैसे आवाज़ करके खा रही हो? बिल्कुल बच्ची हो तुम। हाँ वो तो मैं हूँ, तुम भी ऐसे सुड़क सुड़क करके खाओ, फिर देखना मैगी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। नहीं, मुझे नहीं खाना बस। उफ,
तुम जानती हो शालू, तुम्हारे जैसा कोई नहीं हो सकता। तुम्हें बनाने के बाद तो भगवान ने भी तौबा कर ली होगी। अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ड्राइवर ने आवाज़ लगाई, 5 मिनट में चलने वाले हैं मैडम। सब जल्दी से अपना चाय नाश्ता ख़त्म कर लो। रुको रुको, मेरा इंतज़ार करो। क्या हुआ मैडम, किसे रोक रही हो? अतीत से एक झटके में ही वर्तमान में मैं वापस आ गई। कुछ नहीं, ऐसे ही ध्यान कहीं और चला गया था मेरा। एक बात पूछूं मैडम जी आपसे? हाँ हाँ कहो। मैडम, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप पहले भी यहाँ आ चुकी हैं और उन दिनों की खूबसूरत यादों को आप याद कर रही हैं। यहाँ आपकी यादें कुछ बसी हुई हैं जो आपके दिल में हैं। अशोक सही कह रहा था, मेरी यादें, मेरा अतीत तूफान बनकर उमड़ रहा था। एक एक दिन मुझे याद है अभी भी। कहते हैं आप हर चीज़ से भाग सकते हो, पर अपने अतीत से कभी नहीं भाग सकते, और मैं भी कभी उससे भागना भी नहीं चाहती। एक अतीत ही तो है जिससे मैं राकेश से साथ जुड़ी हुई थी। मेरे अतीत से जुड़ी यादें मेरे जीवन की वो अनमोल धरोहर है जिन्हें मैं ताउम्र याद रखना चाहती हूँ। चाय और मैगी खाने के बाद मैंने अशोक को अब सीधा होटल पर पहुंचकर रुकने को कहा। काफ़ी समय बीत चुका था। कार में बैठते ही आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी, पर नींद कोसों दूर थी। फिर भी आंखों को ज़बरदस्ती बंद किए बैठी रही। मेरी मनोदशा का आभास अशोक को भी हो रहा था। ऐसे कैसे मैं अपने जज्बातों को काबू में नहीं कर पा रही हूँ। कार पहाड़ी रास्ते से कार गुजरते हुए आगे बढ़ रही थी। सड़क के किनारे देवदार वृक्ष पहले के मुकाबले काफ़ी कम नज़र आ रहे थे। समय के साथ साथ इस जगह में भी बहुत बदलाव हो चुका था। सैलानियों की बढ़ती तादाद के कारण जगह जगह होटल खुल चुके थे। आखिर मेरी मंजिल भी आ गई। होटल के पोर्च में जैसे ही कार रुकी, दरबान ने आकर सैल्यूट मारते हुए कार का दरवाज़ा खोला। वेलकम मैम। मैंने भी मुस्कुराकर सर हिला दिया। होटल की लॉबी में जाकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी की और उसके बाद मैं कमरे में आ गई। पर्दों को हटाकर चाय के बगानों की सुंदरता को देखने लगी। पहाड़ी औरतें पीठ पर लंबी सी टोकरी में पत्तियों को तोड़कर इकट्ठा करती जा रही थी। बालकनी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। पहाड़ी गाने की धीमी धीमी आवाज़ मेरे कानों में जा रही थी। मैं मंत्रमुग्ध होकर उसे सुनने लगी। तभी दरवाजे पर किसी ने थाप दी। कौन है? रूम सर्विस मैम। ओके कम इन। मैम कुछ ऑर्डर करना चाहेंगी आप? चाय, कॉफ़ी, एनीथिंग एल्स? नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैम लंच टाइम भी है, लंच के लिए कुछ ऑर्डर करना चाहेंगी? नहीं, अच्छा ज़रा इधर आओ। चाय की बगान यहाँ से कितनी दूर है? ज़्यादा दूर नहीं है मैम, पैदल का ही रास्ता है। अच्छा, पैदल का रास्ता है क्या? जी मैम, होटल के पीछे दरवाजे से अगर आप जाएं तो सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। मैम कुछ ऑर्डर लंच के लिए? नहीं, अभी कुछ नहीं चाहिए मुझे, तुम जाओ। जी जैसा आप चाहें। फिर भी अगर कुछ चाहिए तो फ़ोन करके आप ऑर्डर कर सकती हैं। फ़ोन के नीचे बुकलेट में सभी नंबर मौजूद हैं। गुड डे मैम। बालकनी का दरवाज़ा बंद करके अपना पर्स और किताब उठाकर मैं रूम से बाहर आ गई। रिसेप्शन पर बैठी लड़की से होटल के पिछले दरवाजे का रास्ता पूछकर मैं दरवाजे से बाहर निकलकर पतली गली से सड़क पर आ गई। सड़क के दोनों किनारों पर लगे देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष एक पहरेदार की तरह खड़े थे। दोपहर का समय था। सूर्य को धरा तक पहुंचने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही थी। चारों तरफ शांति पसरी हुई थी। टेढ़े मेढ़े रास्तों के बीच गुजरती हुई मैं आखिर अपनी मंजिल तक पहुंची गई। चारों तरफ हरियाली थी। हवा में खुशबू सी फैली हुई थी। लंबे लंबे सांस भरकर उस खुशबू को अपने भीतर पर भर रही थी। एक सुखद एहसास हो रहा था। जिंदगी की भाग दौड़ से दूर शांतिमय वातावरण दिल को सुकून प्रदान कर रहे थे। सड़क के किनारे सीमेंट के बेंच पर बैठी वो कुछ पहाड़ी औरतों को देखती रही मैं। कितनी तन्मयता के साथ उनके दोनों हाथ अपने काम को अंजाम दे रहे थे। प्रकृति की छटा को निहारती रही मैं। गोद में रखी किताब को उठाया और पढ़ने लगी और पहले ही पेज पर आकर मेरी निगाहें रुक गई। तुम्हें समर्पित, तुम्हें। अगले पेज पर उस लड़की की तस्वीर को देखकर प्यार से उस पर हाथ फेरने लगी। कौन हो तुम? तुम्हें जानती तो नहीं हूँ मैं। आखिर क्या रिश्ता है हमारा?
और लेखक का तुमसे क्या रिश्ता है? खास ही होगा, वरना यूं ही तुम्हारी तस्वीर किताब पर नहीं होती। मेरी आंखें तस्वीर से हटना ही नहीं चाहती थी, जैसे अपनापन सा महसूस करने लगी थी उस तस्वीर से। वो कुछ ना कुछ कह रही थी, बहुत कुछ कह रही थी मुझसे। तुम शालू हो ना, मैं जानती हूँ तुम्हें। तस्वीर मुझसे कुछ कह रही थी। भला मैं कैसे, तुम कैसे मुझे जानती हो? अभी 2 दिन पहले ही तो मैंने तुम्हारी तस्वीर इस किताब में देखी थी। तस्वीर खिलखिलाकर हंस पड़ी। सिर्फ 2 ही दिन नहीं, सालों पुराना नाता है मेरा तुमसे। ना जाने कितनी बार तो तुम मुझे पढ़ चुकी हो। कब हैरानी के भाव मेरे चेहरे पर आने लगे। इतने में इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? इस किताब को मिलते ही पहली किताब वाली रिया को कैसे भूल सकती हूँ मैं? इतनी कमज़ोर तो याददाश्त नहीं है तुम्हारी। तुम्हें तो यूं अचानक से बात करते देख थोड़ी देर के लिए असमंजस में पड़ गई थी। जानती हूँ रिया, तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी दुख तकलीफ सभी से भली भांति परिचित हूँ मैं। तुम्हारा और मेरा दुख एक ही समान है। ये कहकर चुप हो गई। ये खूबसूरत वादियाँ आज हमारी पहचान की गवाह बन गई। हाँ, राकेश की पत्नी और नीतू की माँ मेरी पहचान है। पर मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? तुम ठीक कह रही हो शालू, मैं भी तो सिर्फ विभोर की रिया बनकर रह गई। शायद नियति ने हमें इसलिए मिलवाया है, देखो तभी तो मैं आज तुम्हारी गोद में हूँ। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे वो मेरे मन की बातों को समझ रही है। शायद एक ही समान दुख है हम दोनों का। हम सालों से गुजर रहे हैं इस दुख से। एक दुखी ही दूसरे दुखी की व्यथा को भली भांति समझ सकता है। रिया, तुम बहुत अच्छी हो, मुझसे भी ज़्यादा अच्छी हो। नीतू मुझसे कहती है, माँ मैं आपके जैसा सशक्त बनना चाहती हूँ, पर मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी, मैं बहुत कमज़ोर औरत हूँ। सशक्त तुम हो रिया, मेरे पास तो फिर भी नीतू थी, राकेश की निशानी। पर तुमने तो पूरा जीवन अकेले गुजार दिया अपने प्यार के सहारे। सलाम है तुम्हें और तुम्हारे प्यार को। तार के वृक्षों की परछाइयाँ छोटी होती जा रही थी। पखेरू भी वापस अपने अपने बसेरों की तरफ जा रहे थे, जहाँ उनके नवजात उनकी बेसब्री से राह देख रहे थे। सूर्य अस्तांचल में अस्त होने को था। पूरा व्योम नारंगी रंग में रंगा हुआ था। हवाओं में गति आने से पत्तियों की सरसराहट बढ़ती जा रही थी। हवा में हल्की हल्की नमी को मैं अनुभव कर रही थी। मैं भी वापस अपने होटल की तरफ चल पड़ी। मन में एक अजीब सी शांति और सुकून का अनुभव हो रहा था। सब कुछ कितना शांत और निर्मल था। यहाँ की वादियों और हवाओं का असर था। होटल के बाहर काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल वालों की बसें खड़ी थी। अंदर लॉबी में भी काफ़ी चहल पहल थी। वहीं एक कोने में मैंने अशोक को खड़े देखा। मुझे देखते ही तेजी से मेरे पास आ गया। मैडम जी, कहाँ चली गई थी आप? नीतू मैडम जी ने खास निर्देश दिए थे, आप कहीं भी अकेले नहीं जाएंगी। अरे कहीं नहीं गई थी मैं, बस पास ही के चाय के बगानों तक ही तो गई थी मैं। आप मुझे कह देती, मैं आपको वहाँ तक ले चलता। उसके बाद आपको कहीं भी और लेके जा सकता था। यहाँ बहुत सारी देखने लायक जगह है मैडम। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ और पैदल का तो रास्ता था, इसलिए तुम्हें तकलीफ नहीं दी। तकलीफ कैसी मैडम जी, मैं तो आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर हूँ। अच्छा ठीक है, ये बताओ ये बाहर आज इतनी भीड़ क्यों है? इतनी टीवी चैनल वाले क्यों खड़े हैं यहाँ पर? मैंने तो सोचा था कुछ दिन शांति के साथ यहाँ बिताऊंगी, पर यहाँ भी कितनी चहल पहल है। ज्यादा तो नहीं पता मैडम जी, काफी दिनों से कोई लेखक यहाँ आकर रह रहे हैं। ये सब चैनल वाले उन्हीं के लिए आए हुए हैं। लेखक? कहकर मैं चुप हो गई। अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम भी जाकर आराम करो। तुमने कुछ खाया पिया है कि नहीं? जी हाँ, खा लिया था। यहीं पास के एक पंजाबी ढाबा है, उसका खाना बहुत मशहूर है। जब भी इस होटल की तरफ आता हूँ ना ड्यूटी लगाने, तो वहाँ जाकर ज़रूर खाता हूँ। आप कहेंगे तो एक दिन आपको भी ले चलूँगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं भी ज़रूर चलूँगी। मुझे भी ढाबे का खाना बहुत पसंद है। ठीक है, अब तुम जाओ, मैं थक गई हूँ। अब अपने कमरे में जाकर आराम करती हूँ। शरीर में थोड़ी हरारत सी हो रही है। क्या हुआ मैडम जी, कोई दवाई वगैरह चाहिए आपको? अभी जाकर लेकर के आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ी सी गले में खराश थी और कुछ नहीं। मैडम जी, आपने कुछ खाया है दोपहर से? सुबह तो तूने ही चाय और मैगी खिलाई थी ना मुझे। हाँ
पर उसके बाद क्या खाया? कुछ नहीं। मैडम जी, ऐसे कैसे? आपको अपना ध्यान रखना चाहिए था ना। मैं नीतू मैडम जी को फ़ोन करके बता दूंगा सब कुछ। अच्छा, उसने तुझे मेरी जासूसी करने के लिए रखा है क्या? हाँ? नहीं मैडम जी, वो तो बस मैं जानती हूँ, मैं बस मजाक कर रही थी। अच्छा अब तुम जाओ, मैं बहुत थक गई हूँ। जी मैडम जी। थके कदमों से मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ती गई, रेलिंग का सहारा लेकर एक एक सीढ़ी चढ़ती रही। अचानक से शरीर में कमजोरी सी महसूस होने लगी। एक एक सीढ़ी चढ़ना भी बहुत भारी सा लगने लगा था। मुझे किसी की आवाज़ से सुनाई दी। एक शख्स फ़ोन पर बातें करते हुए बड़ी तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते हुए आ रहा था। बस चंदर, तू 2 मिनट में बस नीचे पहुँचने वाला हूँ। कॉन्फ्रेंस रूम में सबको अच्छे से बिठा दो। कहते कहते वो शख्स मुझसे टकराते टकराते बचा। मैं भी एकदम से लड़खड़ा गई और हाथ में पकड़ी किताब नीचे सीढ़ियों पर गिर गई। आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। कहते हुए नीचे गिरी किताब को उठाकर मुझे पकड़ाते हुए उसके हाथ रुक गए। जी ले जिंदगी दोबारा। किताब का नाम पढ़ा और मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा। मैम, आपकी किताब? फिर से माफ़ी चाहता हूँ, जल्दबाजी में सीढ़ियाँ उतरते वक्त आपसे टकरा गया और आपकी किताब भी गिर गई। इट्स ओके। कहकर उसके हाथ से किताब लेकर मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वापस अपने कमरे में वापस आकर चली गई। ठंड तो नहीं थी, फिर भी मुझे हल्की हल्की कंपकपी महसूस हो रही थी। पर्स और किताब मेज़ पर रखकर मैं सीधे पलंग पर आकर तकिए पर सिर रखकर टिकाकर बैठी थी। आंखें बंद करके लेट गई। कंपकपी कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही थी। पलंग पर पड़े कंबल को ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगी। अभी आँख लगी ही थी कि फ़ोन बज उठा। कौन होगा इस वक्त? देखा, अशोक का फ़ोन था। क्या हुआ अशोक? मैडम जी, आपकी तबीयत कैसी है? बस यही पूछने के लिए फ़ोन किया था। गले में दर्द है, थोड़ा सा कपकपी आ रही है और हल्का हल्का सा बुखार है। आपने कोई दवाई वगैरह ली मैम? अभी तो कुछ नहीं ली, अभी उठकर ले लूँगी, तुम चिंता मत करो। मैडम जी, आपने तो कुछ खाया भी तो नहीं है ना? मैं अभी आपके लिए चाय और सैंडविच भिजवा देता हूँ, कुछ खाकर दवाई खा लीजिएगा। अरे भाई, मैं बच्ची नहीं हूँ, सब जानती हूँ। अभी कुछ खाया नहीं जाएगा मुझसे, थोड़ी देर बाद कुछ खा लूँगी ऑर्डर करके। नहीं मैडम जी, मैं अभी भिजवा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। ये कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। फिर वही हुआ। थोड़ी देर बाद रूम सर्विस के साथ खुद भी दरवाजे के बाहर हाथ में दवाई लेकर खड़ा हुआ था। मैडम जी, पहले आप कुछ खा लीजिए, फिर ये दवाई लेकर के आप आराम कीजिएगा, ज़रूरत पड़े तो फ़ोन कर लीजिएगा। हाँ, ये अशोक भी, जैसा आप कहें, पर पहले आप मेरे सामने चाय के साथ सैंडविच खा लें और उसके बाद मैं चला जाऊंगा। अरे बाबा, मैं खा लूँगी, तुम जाओ। नहीं मैडम जी, मेरी माँ भी ऐसे बहाने बनाती हैं जब उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है ना, पर मेरे पीछे कुछ नहीं खाती वो, मुझे सब पता है। सब माँ एक जैसी होती है, तभी तो नीतू मैडम ने आपका ध्यान रखने को कहा है। अच्छा ठीक है बाबा, चाय के साथ सैंडविच भी दे दो मुझे चाय, सैंडविच और दवाई खिलाकर अशोक चला गया। मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगी। आंखें बंद कर दी और आराम से लेट गई। मैंने किसी के स्पर्श को अपने माथे पर महसूस किया। कौन? मैं हूँ शालू, राकेश। हाँ मैं। कैसी हो तुम? तुम जानते हो कैसी हो सकती हूँ मैं? ये बुखार कैसे आ गया? क्या फिर से कच्चे आम खाए थे? मैंने? और नहीं तो क्या मैंने नहीं खाए बाबा, फिर बुखार क्यों आया तुमको? पता नहीं, शायद ठंड की वजह से। ये क्यों कच्चे आम खाए थे? वो बचपना था, अब इस उम्र में कौन कच्चे आम खाता है बाबा? तुम कुछ भी कर सकती हो बाबा, कुछ भी। राकेश, एक तो मेरे को बुखार है, मेरा ध्यान रखने की जगह बेकार की बातें कर रहे हो। अच्छा, मैं बेकार की बातें कर रहा हूँ? वो दिन भूल गई? नहीं, याद है, सब याद है मुझे, कुछ भी नहीं भूली हूँ मैं। जानती हूँ गले में दर्द की वजह से बुखार हो गया है, कैसे भूल सकती हूँ राकेश, सब याद है मुझे। पालमपुर पहुँचते ही पहले दिन बुखार आना, तुम्हारा मेरा ध्यान रखना, पूरा ग्रुप घूमने चला गया, पर तुम मुझे उस हालत में छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुए। कितना कहा था तुम्हें, जाओ तुम जाओ, मैं दवाई खाकर सो जाऊंगी, पर तुम नहीं माने। पूरी रात मेरे सिरहाने बैठकर मेरा ख्याल रखते रहे। पूरे 3 दिन लग गए थे मुझे ठीक होने में। सुबह पक्षियों की चहचहाने से मेरी अचानक से नींद खुली और मैं हड़बड़ा कर उठकर बैठ गई। तुम्हारा हाथ मेरे माथे पर ही नहीं था,
सपना देख रही थी क्या मैं? हाँ, या तुम सच में मेरे पास थे राकेश? मुझे अभी भी यकीन था रात को राकेश मेरे पास था। उसके हाथ के स्पर्श को मैंने अपने माथे पर महसूस किया था। उसने मुझसे बात भी की थी। मेरा भ्रम तो कदापि नहीं था। राकेश को पता है मुझे कब कब उसकी ज़रूरत महसूस होती है, और उन पलों में उसने मुझे कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दिया। पलंग से उठकर पास पड़े शॉल को उठाया, चारों तरफ अच्छे से लपेटा और उसके बाद दरवाजे का पर्दा हटाकर बालकनी में आकर खड़ी हो गई। सूर्य अभी काले काले बादलों में छुपा हुआ था। हवा में भी ठंडक थी। सामने घाटी में अभी नीरवता छाई थी। बस स्कूल जाते हुए बच्चों की टोलियां सड़क पर नजर आ रही थी, या फिर इक्का दुक्का साइकिल सवार नजर आ रहे थे। कल के बुखार की वजह से अभी भी कमजोरी को महसूस कर रही थी। आज सारा दिन कमरे में ही बिताने का निश्चय कर लिया था मैंने। किसी भी तरह की कोई लापरवाही बरतना नहीं चाहती थी। अशोक को फ़ोन करके मना कर देती हूँ कि उसे आज होटल आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी आज आराम कर ले। उसे फ़ोन करने के लिए जैसे ही फ़ोन उठाया कि मेरा ही फ़ोन बज उठा। देखा तो नीतू का फ़ोन था। उसका नंबर देखते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई। हेलो नीतू। हेलो माँ, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ कैसी हो? हम दोनों ठीक हैं माँ, पर आपकी आवाज़ कुछ भारी भारी सी लग रही है। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो तुम बताओ कहाँ कहाँ घूम आए? अभी एक ही दिन तो हुआ है आए हुए, कल तो सारा दिन आराम करते ही बस बीत गया। राहुल ने सिटी टूर के लिए टिकट करवा ली थी बुक। आज सारा दिन बिजी रहेगा। माँ आप बताओ, आपको यहाँ कैसा लग रहा है? क्या क्या देख लिया आपने यहाँ पर? मुझे भी तो एक ही दिन हुआ है यहाँ पर। दोपहर तक तो होटल ही पहुँची थी और फिर पास ही चाय के बागान थे, उन्हें देखने चली गई थी। बस अभी सोकर ही उठी हूँ। माँ वहाँ क्या टाइम हुआ है? सुबह के 7:30 बजे हैं। माँ आपकी आवाज़ बदली हुई लग रही है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, कल शाम को थोड़ा सा बुखार आ गया था और अशोक ने दवाई दे दी थी, अब मैं ठीक हूँ। अशोक कौन माँ? अरे वही लड़का जो मुझे एयरपोर्ट से होटल लेकर आया था। तूने ही तो बुक किया था ना उसे पूरे हफ्ते के लिए? ओह अच्छा, नाम भूल गई थी उसका। कैसा है, ठीक ठाक तो है ना? हाँ बहुत अच्छा लड़का है, ज़्यादा उम्र भी नहीं है, बहुत ध्यान रखता है मेरा, और रात को चाय सैंडविच और दवाई खिला करके ही माना अपने सामने। मैंने बहुत मना किया उसको। अगर नीतू मैडम ने आपके बारे में कुछ पूछा तो क्या कहूँगा, ऐसा बोल के मुझे डराता रहा। आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो। इसका मतलब आप अपना ध्यान नहीं रख रही हो ना माँ? पर एकदम से बुखार कैसे आ गया आपको? कुछ उल्टा सीधा खाया होगा ना? क्या मतलब? कुछ नहीं माँ, कुछ खटाई वाली चीज़ें तो नहीं खा ली थी? मैं कब खट्टी चीज़ें खाती हूँ, मुझे मालूम है, बस ऐसे ही पूछ लिया। राकेश भी कह रहे थे कि कच्ची कैरी तो नहीं खाई ना, बुदबुदाते बहुत है। कौन क्या कह रहा था माँ, क्या कच्ची? बात पूरी क्यों नहीं की आपने? कुछ नहीं नीतू, कुछ नहीं माँ, जानती हूँ कुछ तो कह रही थी आप। और किसका नाम ले रही थी आप? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। कुछ नहीं नीतू, तू क्यों एक चीज़ के पीछे पड़ जाती है? मैं ऐसे ही बड़बड़ा रही थी। मेरी कोई उम्र है ये खटाई खाने की? अरे माँ, आप तो नाराज़ हो गई। आपकी उम्र क्या हुआ है? क्या हुआ है आपकी उम्र को? मेरी सहेलियाँ आज भी मुझे चिढ़ाती हैं। अपनी मम्मी जैसी बनकर दिखा नीतू। तेरी मम्मी के कपड़े पहनने का स्टाइल बहुत अच्छा है। जब तुम दोनों साथ चलती हो ना तो मम्मी कम पहने ज़्यादा लगती हो। अच्छा मक्खन मत लगा, चल। नहीं सच कह रही हूँ माँ, ये बात तो सच है। राहुल भी मुझसे कहते हैं कितनी बार, तेरी मम्मी की ड्रेस सेंसिंग बहुत अच्छी है। हाँ, कुछ उन्हीं से सीख लो। अच्छा राहुल ने ऐसा कहा? नमस्ते मम्मी, कैसी हैं आप? पीछे से राहुल की आवाज़ सुनाई दी। नमस्ते बेटा, ठीक हूँ, आप कैसे हो? हम भी मज़े में हैं मम्मा। नीतू स्पीकर पर ही बात कर रही थी तो मुझे सब सुनाई दे रहा था। बुखार कैसा है आपका? शायद मौसम बदलने की वजह से अब ठीक हूँ, थोड़ी कमज़ोरी महसूस कर रही थी, इसलिए सारा दिन कमरे में ही गुजार दिया। अच्छा ठीक है माँ, फ़ोन रखती हूँ, हमने भी अभी थोड़ी देर में निकलना है, रात को बात करूँगी आपसे। ठीक है बेटा, बाय बाय, अपना ध्यान रखना तुम लोग।
बाय माँ। फ़ोन बंद करके वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर चाय नाश्ते का ऑर्डर दे दिया। एकाएक ख्याल आया कि अशोक को फ़ोन तो किया ही नहीं, फ़ोन उठकर उसका नंबर मिला देती हूँ। हेलो अशोक। गुड मॉर्निंग मैडम जी। गुड मॉर्निंग अशोक। मैडम जी आपकी तबीयत कैसी है? फिर बुखार तो नहीं आया दोबारा? नहीं बुखार तो नहीं आया, बस थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस हो रही है। अच्छा, मैंने फ़ोन इसलिए किया है कि आज सारा दिन मैं आराम करना चाहती हूँ। तुम्हें होटल आने की ज़रूरत नहीं है, तुम भी आराम से छुट्टी ले सकते हो। मैडम जी मैं तो होटल आ चुका हूँ और मेरी माँ ने आपके लिए दलिया बनाकर भेजा है, अगर आप चाहें तो। अच्छा तो ऐसा करो, ऊपर कमरे में आकर दे दो, अभी खा लूँगी। जी मैडम जी, भी आता हूँ 5 मिनट में। अशोक ने ऊपर कमरे में आकर मुझे दलिया दिया। माँ ने आपके लिए भिजवाया है। ठीक है, अगर तुम कहीं नहीं जाना चाहो तो जा सकते हो, आज मैं कमरे में ही रहूँगी। ओके। मैडम जी घर से तो निकल आया हूँ, यहीं पर रहता हूँ, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो जाकर लेकर तो आ सकता हूँ ना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, चलता हूँ मैडम जी। ये कहकर अशोक कमरे से बाहर निकल गया। मैं भी उसकी लाई हुई डिब्बे को खोलकर देखने लगी। घर के पिसे गेहूं के बने दलिये की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। एक चम्मच भरकर मुंह में डाला। इतना स्वादिष्ट दलिया मैंने पहले कभी नहीं खाया। रात को खाना ठीक से ना खाने की वजह से पूरा दलिया खा चुकी थी मैं। कुर्सी खींचकर बालकनी में आकर बैठ गई। पहाड़ों की ओर देखती रही, निहारती रही उस मौसम को, वादियों को, और फिर हाई करते उस किताब को उठाया मैंने, पढ़ने लगी। हाथ फिर दूसरे पेज पर आकर रुक गया। हेलो रिया, कैसी हो? पर आज उसने मुझसे बात नहीं की। कहानी को आगे पढ़ने लगी। एकाएक कुछ याद आने लगा। राकेश की तस्वीरें, एक एक करके सारे पेज पलट दिए। फिर मैंने बीच में ही कुर्सी से उठकर कमरे की इधर उधर देखने लगी। पलंग पर पड़े कंबल को भी हटाकर देख लिया। राकेश की तस्वीर कहीं नजर नहीं आई। कुर्सी पर पड़ी शॉल को उठाकर अच्छे से लपेटकर कमरे से बाहर निकल आई। होटल के पिछले दरवाजे से निकलकर उसी रास्ते पर आ गई जहां मैं कल गुजरी थी। मेरी निगाहें रास्ते को अच्छी तरह से खंगाल रही थी। मैंने कितनी बार तस्वीर को देखा था, इसका मतलब वापसी में कहीं तस्वीर गिर गई है। चलते चलते उसी सीमेंट के बेंच पर आकर खड़ी हो गई। कहीं कुछ भी नजर नहीं आया। सूखे पत्तों के ढेर को हटाकर इधर उधर देखने लगी। तस्वीर कहीं नहीं दिखी। आंखों में आंसू निकल आए। हाथों से बार बार उन्हें पोंछती रही। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे इसे रोते रोते देखे। काफ़ी देर तक इधर उधर ढूंढने के बाद भी जब तस्वीर नहीं मिली तो ज़बरदस्त रुलाई फूट पड़ी। राकेश कहाँ हो? देखो मैंने तुम्हारी तस्वीर कहीं खो दी, ढूंढ कर लाकर दे दो मुझे। क्यों नहीं मैंने किताब में कस कर पकड़ा? कहाँ गिर गई वो तस्वीर? रोते रोते फिर से कंपकपी महसूस होने लगी। बुखार तेज़ हो रहा था। सुबह से ना तो थर्मामीटर लगाया था और ना ही कोई दवाई खाई थी। शॉल को फिर से कस के लपेट कर धीरे धीरे कदमों से वापस होटल की तरफ जाने लगी। आज तक इतनी बड़ी गलती मुझसे कभी नहीं हुई थी। राकेश की एक भी चीज़ मुझसे इधर से उधर नहीं हुई, और आज कैसे मुझसे राकेश की तस्वीर गुम हो गई। आंखों में आंसुओं के कारण धुंधलापन आ गया था। शरीर में वैसे ही कंपकपी छूट रही थी। बहुत ही मुश्किल से रेलिंग को पकड़कर एक एक सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अशोक ने मुझे होटल की लॉबी में घुसते हुए देख लिया था और मेरी हालत देखकर समझ गया था कि मुझे कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है। मेरा शारीरिक और मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। उसने मुझे आवाज़ भी लगाई और भागता हुआ मेरे पीछे पीछे आया। मैडम जी कहकर उसने 2 बार मुझे पुकारा, पर उसकी आवाज़ को अनसुना कर दिया मैंने और सीढ़ियाँ चढ़ती रही। वो वहीं खड़ा मुझे देखता रहा। इसे इत्तेफाक ही कहूँगी कि होटल में आए मेरा सिर्फ दूसरा ही दिन था और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैं किसी से टकराते हुए बची। उस शख्स को बिना देखे उससे माफ़ी मांगकर मैं वहाँ से निकल गई। कोई बात नहीं कहते हुए उस आदमी की शब्दों को मेरे कानों में कहे हुए कुछ ही पल हुए थे और वो गूंजने लगे। वो वहीं सीढ़ियों पर खड़ा मुझे ऊपर जाते हुए देखता रहा। मैं अपनी परेशानी में इस कदर डूब चुकी थी कि मेरे चारों तरफ क्या हो रहा है मुझे कोई खबर नहीं थी। अपने कमरे में पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी जीवन की सबसे कीमती चीज़ आज मुझसे गुम हो गई थी। उधर सीढ़ियाँ उतरते आदमी ने अशोक से मेरे बारे में जानना चाहा। अशोक बस इतना ही बता पाया कि कल ही हम दिल्ली से आए हैं कुछ हफ्ते के लिए।
कल रात को मुझे बुखार था। आज मैं सारा दिन कमरे में ही बिताना चाहती थी और उसे घर वापस जाने को कहा। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए घर वापस ना जाकर मैं यहीं रुक गया। पर ऐसी हालत में पता नहीं होटल से बाहर क्या करने गई थी मैडम। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, कहते हुए कि मैं भावुक हो उठा। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए उन्हें अकेला ही छोड़ दो। शायद किसी बात को लेकर विचलित हो गई हूँ। ये बता सकते हो ये मोहतरमा कौन है कमरे में जो ठहरी हुई है? कमरा नंबर 101, कमरा नंबर 105 में। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, देखते हैं उनकी हम क्या मदद कर सकते हैं। पर पहले उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए ताकि वो खुद को संभाल सकें। हाँ जी, जैसा आप चाहें। तुम एक अच्छे लड़के हो, तभी तो तुम्हें उनकी इतनी फिक्र हो रही है। साहब जी, मैडम जी बहुत कम बातें करती हैं, पर जब से इस जगह पर आई हैं, इस जगह में पता नहीं क्या देखती रहती हैं, मानो जैसे उनका कुछ छूट गया हो, किसी को ढूंढ रही हैं। तुम तो बहुत ही समझदार हो, एक ही दिन में इतना कुछ जान लिया उनके बारे में। साहब जी, एयरपोर्ट से होटल के रास्ते के बीच में कार रुकवाकर न जाने किसको ढूंढ रही थी मैडम। अच्छा, तुम जाओ। ठीक है साहब जी। दोपहर हो चली थी। सुबह का नाश्ता टेबल पर वैसे ही पड़ा था। भूख प्यास कुछ भी महसूस नहीं हो रही थी। बस पलंग पर कंबल ओढ़कर लेट गई। कितना समय गुजर गया पता ही नहीं चला। दरवाजे पर बाहर से कोई जोर जोर से थाप दे रहा था। उठने की कोशिश करने लगी पर हिम्मत ने जवाब दे दी। वहीं से लेटे लेटे आवाज़ लगाई पर मेरी आवाज़ उन तक पहुंच नहीं रही थी। मैडम जी, दरवाज़ा खोलो। बाहर से अशोक की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, पर मैं चाहकर भी उठ नहीं पाई। मैंने अशोक को फ़ोन मिलाया, देखा फ़ोन मिलाने से पहले दोनों का मिस्ड कॉल था मेरे फ़ोन में, नीतू और अशोक का। नीतू क्यों फ़ोन कर रही है? सब ठीक तो है ना? हड़बड़ाहट में उठकर बैठ गई। टाइम देखा तो शाम के 6 बज चुके थे। इतना समय हो गया और मैं अभी तक सोई नहीं। सुबह की सारी बातें एक एक करके फिर से मुझे याद आने लगी। मैं तो राकेश की तस्वीर ढूंढने के लिए होटल से बाहर निकल गई थी, फिर होटल आकर इतनी गहरी नींद सो गई, मुझे कुछ पता ही नहीं लगा और फ़ोन की आवाज़ सुनाई नहीं दी। पैरों में चप्पल डालकर धीरे धीरे कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरे के बाहर अशोक के साथ एक होटल कर्मचारी के साथ एक और शख्स खड़ा था। एकाएक सबको देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। अशोक इस तरह दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे थे? मैडम जी, जब से आप कमरे में आई हैं मैंने कितनी बार आपको फ़ोन किया, दरवाज़ा भी खटखटाया, पर आपको कोई जवाब नहीं मिला। हार कर मैंने नीतू मैडम जी को फ़ोन करके आपकी तबीयत के बारे में बताया। उसे फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी? वो सिंगापुर में है। बेकार में परेशान हो गई होगी। मैडम जी, उन्होंने भी आपको कितनी बार फ़ोन किया, पर आपने उनकी फ़ोन का भी कोई जवाब नहीं दिया। आखिर उन्होंने होटल के मैनेजर से भी बात की आपके बारे में और दूसरी ताली से दरवाज़ा खोलने को भी कहा। अशोक, ये तुमने क्या किया? शायद मैं गहरी नींद में सो गई होंगी। तुमने बिना बताए नीतू को फ़ोन क्यों किया? उसे परेशानी में डाल दिया ना। हाँ, ठंडी सांस भरकर मैं वहीं दरवाजे का सहारा लेकर खड़ी हो गई। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, तुम सब जाओ यहाँ से। मैडम जी, शाम के 6 बज चुके हैं। सुबह आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आपने दवाई वगैरह भी नहीं ली। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं खाना। तुम सब जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो, प्लीज़ जाओ। अशोक, तुम जाओ यहाँ से। आप भी जाएं, होटल के मैनेजर से वो आदमी कह रहा था। जब उन्हें ठीक लगेगा तब वो खाना खा लेंगी। कई लोगों की आदत होती है जिनकी ज़्यादा फिक्र करो उतना ही वो सिर पर चढ़ जाते हैं। जनाब, आप कौन हैं और आप मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं सिर पर चढ़ती जा रही हूँ? आप जानते ही क्या हैं मेरे बारे में और कितना जानते हैं मुझे? जी बिल्कुल सही फरमाया मोहतरमा आपने, मैं आपको नहीं जानता, पर 2 अनजान शख्स भी अगर चाहे तो एक दूसरे को जानकर अपनी परेशानी को कम कर सकते हैं। ये बेचारा अशोक तो बच्चा है, आपकी चिंता में घुला जा रहा है, और ये होटल के मैनेजर हैं जो आपकी ड्यूटी को पूरा कर रहे हैं, वो भी आपकी बेटी के कहने पर। मेरी बात तो मुझे आपकी परेशानी जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है मैडम। हाँ, अगर आप खुद से बताना चाहते हैं तो हो सकता है हम सब मिलकर आपकी कुछ मदद कर सकें, वो भी आपके चाहने पर।
मैं आपको एक सुलझी और समझदार महिला समझकर समझा रहा था, पर आपका ये व्यवहार तो बिल्कुल बच्चों जैसा है। देखिए, आप कौन है मुझे जानने में कोई रुचि नहीं है। मैं यहाँ कुछ दिन शांति से गुजारने के लिए आई थी। आप मेरे बारे में जो भी राय कायम रखना चाहते हैं रखें। फिलहाल मैं आपकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकती। मुझे तेज बुखार है और मैं आराम करना चाहती हूँ। अब सब जा सकते हैं यहाँ से, धन्यवाद। कहकर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और उस आदमी से बातें करते हुए मुझे पता ही नहीं चला कि अशोक वहाँ से कब चला गया। अभी मेरी बात खत्म ही नहीं हुई थी कि अशोक एक और आदमी को लेकर कमरे के बाहर आ गया। उसे फिर से किसी के साथ देखकर मुझे गुस्सा आने लगा। अब ये किसे लेकर के आ गए तुम? मैडम जी, ये डॉक्टर हैं, आपके चेकअप के लिए आए हैं, इनको लेकर के आया हूँ। पास में ही इनका क्लिनिक है। अशोक, कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया करो ना। मैडम जी, नीतू मैडम जी से फ़ोन पर बात करने के बाद ही मैंने इनको बुलाया है। तुमने फिर नीतू को फ़ोन कर दिया? बिना कुछ बोले फिर नज़रें झुकाकर किसी मासूम अपराधी की तरह खड़ा रहा। गुस्से के साथ अब मुझे उस पर प्यार भी आने लगा था। अगर नीतू उसकी जगह होती तो शायद वो भी यही करती। चले मैडम, आपका चेकअप कर ले अब। डॉक्टर अपना चेकअप करके चले गए। उनके हिसाब से मुझे वायरल हो गया था। 3 दिन की दवाई लिखकर फिर दोबारा आने को कहा। अशोक उनके हाथ में पर्ची लेकर दवाई लेने चला गया। उस वक्त भी मुझे 101 के करीब बुखार था। होटल का मैनेजर भी वापस अपने केबिन में चला गया, पर वो अनजान शख्स अभी तक कमरे के दरवाजे पर ही खड़े थे और मुझे उनका इस तरह से खड़े रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें भी मैंने वहाँ से जाने के लिए कहा। देखिए, अब आप भी जाकर आराम करें, मेरी तबीयत ठीक है। डॉक्टर भी देखकर चले गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सभी ने मेरे लिए किया। अरे, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है मोहतरमा। अशोक को आ जाने दीजिए, फिर मैं चला जाऊंगा। वैसे भी इस दुनिया में कौन किसी के लिए कहाँ रुकता है। फिर ऐसा कीजिए, कुर्सी पर आकर बैठ जाइए। आपका यूं दरवाजे पे खड़े रहना मुझे नहीं अच्छा लग रहा। नहीं, रहने दीजिए, आपको तकलीफ़ होगी। नहीं, इसमें तकलीफ़ वाली कोई बात नहीं है। आप कमरे के अंदर आ सकते हैं, जैसा आप चाहें। कहकर वो शख्स, जिसका उस वक्त तक मैं नाम भी नहीं जानती थी, उन्हें अपने कमरे के अंदर बुलाकर कुर्सी पर बैठने के लिए कह दिया। कुछ झिझकते हुए वो कुर्सी पर आकर बैठ गए और मैं पलंग पर कंबल ओढ़ कर लेट गई। टेबल पर पड़ी किताब ने उनको उसकी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। किताब से उनकी नज़रें हट ही नहीं रही थी। एक बात पूछूं, अगर आप बताना चाहें तो? आप हर समय इस किताब को लेकर क्यों घूमती रहती हैं? मुझे लगता है कि ये किताब आपको काफ़ी पसंद है। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा सा उठकर पलंग पर टेक लगाकर बैठ गई। आप सही कह रहे हैं, ये किताब मुझे मेरी बेटी ने उपहार स्वरूप भेंट में दी है। ओह अच्छा, इसलिए आप हर समय इसे अपने पास ही रखती हैं। जी हाँ, यही तो वजह है। यानी और भी कोई वजह है इस किताब को अपने पास रखने की? अब मुझे उस आदमी पर और गुस्सा आने लगा था। आखिर वो होता कौन है मुझसे ये सब पूछने वाला? हाँ, कई बार और भी वजह है, पर मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझती। जी बिल्कुल मत बताइए, मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वजह बताने की। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं इस किताब को देख सकता हूँ? अभी चंद मिनट ही गुजरे थे। अभी थोड़ी देर पहले ही तो हम मिले। मैं अपनी पर्सनल चीज़ें उनसे कैसे शेयर कर सकती हूँ? फिर भी शिष्टाचार के नाते साइड टेबल पर रखी किताब उठाकर उनकी तरफ बढ़ाती मैंने। कुर्सी से उठकर मेरे हाथ से किताब लेकर वापस बैठ गए। पहला पेज पलटा, समर्पित तुम्हें। ये दूसरा पेज पलटा, रिया की तस्वीर। वो रिया की तस्वीर पर हाथ फेरते हुए बोली, रिया, आप उसकी तस्वीर पर हाथ ना फेरे प्लीज। क्यों, क्या हुआ? मेरे हाथ साफ है, तस्वीर गंदी नहीं होगी, डोंट वरी। नहीं, वो मेरी रिया है। मैं नहीं चाहती कोई उसकी तस्वीर को छूकर देखे। आश्चर्यचकित होकर वो शख्स मेरी तरफ देखने लगा। आपकी रिया कैसे क्या मतलब? मेरी रिया है बस। लगता है आपका उससे कोई गहरा नाता है। क्या लगती वो आपकी? बेटी, बहन या कोई सहेली?
नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। पर मेरा उसके साथ, मेरे और उसके नाते को कहते कहते मैं चुप हो गई। नहीं, आप नहीं समझ पाएंगे हमारे रिश्ते की गहराई को। शायद आप सही कह नहीं है। किसी भी रिश्ते में गहराई कितनी है उसे मापने के लिए अभी तक कोई मापदंड नहीं बना है। वैसे मैं इच्छुक हूँ आपकी इस रिया के बारे में जानने के लिए। अगर आप बताना चाहें तो, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। एक ठंडी सांस भरकर मैंने बोला, रिया मुझसे आज से करीब 30 साल पहले मिली थी। राकेश ने मुझे उससे मिलवाया था। राकेश कौन? आप बीच में मत बोलिए प्लीज। मैं जो बोल रही हूँ चुपचाप सुनते रहें। जी हाँ ठीक है, अब आगे से नहीं बोलूँगा और नहीं टोकूंगा। हाँ तो मैं ये कह रही थी, राकेश ने मुझे रिया से मिलवाया था। उन दिनों हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। राकेश को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। हर लेखक की किताब उठा के ले आते थे। उन्हीं दिनों उसने एक लेखक की किताब खरीदी। उसे उसने मुझे उपहार में दी। पर इस कहानी में लेखक ने ना जाने क्यों रिया के साथ इंसाफ नहीं किया। क्यों ऐसा कर दिया उसने कि मैंने आपसे कहा था ना कि बीच में मत बोलिए। और सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगा। हाँ, उसने रिया के साथ इंसाफ नहीं किया। वो दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में कितने खुश थे। फिर अचानक से उसने ऐसा पता नहीं क्यों कर दिया। किसने? लेखक ने? क्यों उसे ऐसी बीमारी में धकेल दिया जिसका इलाज हो पाना बहुत मुश्किल था। और बीमारी दिखाना तो कोई बीमारी भी हो सकती थी, कम से कम विभोर जिंदा तो रहता। यानी इस कहानी में लेखक ने उसे मार दिया। इन लेखक को हम जैसी औरतों की भावनाओं के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। जब तक ज्यादा दुख तकलीफ नहीं डालेंगे ना, उनकी किताब कैसे बिकेगी। हम जैसे लोग उनकी लिखी हुई भावनाओं की, उनकी जिंदगी की सच्चाई मानकर उनके दुख तकलीफ में बह जाते हैं। लेखक भी तो इंसान ही होते हैं ना। दुख तकलीफ उनकी जिंदगी में भी होते हैं, जिसका असर उनके लेखन पर पड़ता है। आप शायद ठीक कह रहे हैं, पर किसी को खोना क्या होता है आप नहीं जान सकते। आप नहीं जान सकते। उस दुख को सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं जो पीछे अकेले रह जाते हैं। विभोर भी तो पीछे छोड़ गया रिया को इस दुनिया में अकेला। अगर कभी खुद एक दिन उसे अकेला रहना पड़ता तो पता चलता विभोर को कि कैसा लगता है जब कोई अपना हमेशा के लिए साथ छोड़कर चला जाता है। कहते कहते हैं मैं उस अनजान शख्स के सामने सुबक सुबक कर रोने लगी। कुर्सी से उठकर मेज पर रखे पानी के जग से गिलास में पानी डालकर मुझे पीने को दिया। 2 घूंट पानी पीकर मैं कुछ संभली। शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। ऐसी हालत में इंसान भावुक हो ही जाता है। कैसी हालत? क्या मतलब है आपका? कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है। अभी आपको बुखार है, उस वजह से आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं। आपको क्या लगता है कहानियों में जो पात्र होते हैं वास्तविक जीवन में भी उनका अस्तित्व होता है? हाँ बिल्कुल होता है। वो भी तो इंसान होते हैं। दुख दर्द उनके जीवन में भी आते हैं और जिन्हें वो घुमा फिरा कर नाम बदल कर नए रूप में पाठकों के सामने पेश कर देते हैं। इसने भी तो ऐसा ही किया। किसने? इस लेखक की बात कर रही हूँ जिसकी किताब आपने पकड़ी हुई है। पर पुरुष उतने संवेदनशील नहीं होते जितनी औरतें होती हैं। औरत का मन बहुत ही कोमल होता है। औरतें ही हैं जो पहाड़ जैसे दर्द को भी सहन कर लेती हैं। आप कैसे कह सकती हैं कि सिर्फ औरतें ही संवेदनशील होती हैं, पुरुष नहीं? नहीं होते, मैं जानती हूँ। पर कोई ना कोई तो कारण होता होगा ना इस बात का भी। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि पुरुष संवेदनशील नहीं होते? कह सकती हूँ, अगर होते तो रिया के साथ ऐसा कभी नहीं करता। कौन क्या नहीं करता मैडम? लेखक। मैडम आप अभी रिया पर ही अटकी हुई हैं। वो सिर्फ एक कहानी का पात्र है और कुछ नहीं। आपके लिए होंगी जनाब, मेरे लिए नहीं। हम दोनों का दुख एक समान है। अब आपका दुख बीच में कहाँ से आ गया मैडम? गुस्से में आंखें तरेर कर मैंने उस शख्स की ओर देखा। ओह, शायद मैं गलत लफ्जों का इस्तेमाल कर गया।
मेरा मतलब था कि आपके दुख का रिया के दुख से क्या लेना देना है। सब कुछ पर आप नहीं समझेंगे। अगर आप समझाना चाहेंगी तो क्यों नहीं समझूंगा। नहीं, एक औरत दूसरी औरत को समझ सकती है। देखिए मैडम जी, मुझे मैडम जी ना कहें प्लीज़। ठीक है, देखिए मोहतरमा जी, मुझे मोहतरमा भी ना कहें। मेरा नाम शालू है। जी जैसा आप कहें शालू जी। हर इंसान की पहचान उसका नाम ही होता है, और अब आपको मैं आपके नाम से ही पुकारूंगा। अच्छा तो शालू जी, हम रिया की बात कर रहे थे। नहीं, मैं आपसे मेरी रिया की बात कर रही थी। हम दोनों एक दूसरे को समझती हैं। वो एक कहानी का पात्र और आप एक जीवित इंसान हैं। ये सब कैसे? मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। आंखें बंद करके मैं चुपचाप तकिए पर सिर टिका कर बैठी रही। क्यों ये इंसान मुझसे इतनी बहस कर रहा है? ना तो ये मुझे जानता है और ना ही रिया को। कुछ इंसानों की ना आदत ही होती है जिन्हें हर किसी की बात जानने में बस दखल देना अच्छा लगता है। ये भी उन्हीं में से एक लगता है। साइड टेबल पर रखे पानी के गिलास को उठाकर पानी पीने लगी। पानी पीते ही एकदम से पेट में दर्द उठा। दर्द चेहरे पर आ गया था। उन्हें भी एहसास हो गया था कि मुझे कुछ हुआ है। क्या हुआ शालू जी, आप ठीक तो हैं? सुबह से कुछ खाया नहीं, इसलिए शायद एसिडिटी हो गई। ओह अच्छा, रुकिए, मैं अभी आपके लिए कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। इंटरकॉम उठाकर चाय के साथ सैंडविच का ऑर्डर करके वो वापस कुर्सी पर आकर बैठ गए। बार बार उनका ध्यान हाथ में बंधी घड़ी की तरफ जा रहा था। क्या हुआ? अगर कहीं जाना है तो आप जा सकते हैं। नहीं, मैं तो सोच रहा था कि अभी तो आप अशोक को दवाई लेकर आ जाना चाहिए था। अब तक इतनी देर कहाँ लग गई उसको? दरवाज़ा पहले ही खुला हुआ था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर वेटर हाथ में चाय की ट्रे लेकर सीधा कमरे में आकर मेज़ पर ट्रे रखकर चला गया। अगर आप इजाज़त दें तो आपके लिए चाय बनवा दूँ? जी ठीक है, पर चीनी 1 चम्मच ही रखना। मुझे ज़्यादा मीठी चाय पसंद नहीं है। जैसा आप कहें शालू जी। ट्रे में चाय के साथ बिस्किट और सैंडविच रखकर उन्होंने मुझे ट्रे पकड़ा दी। आप भी अपने लिए चाय बना लीजिए वहाँ मेज पर। जी शुक्रिया, अभी इच्छा नहीं है मेरी। प्लीज़ आप अपने लिए चाय बना लें। मुझे इस तरह अकेले चाय पीना अच्छा नहीं लगता। नहीं शालू जी, आप मत उठें, मैं खुद ही अपने लिए चाय बना लेता हूँ। मेरे कहने पर वो अपने लिए चाय बनाकर कुर्सी पर बैठ गए। ये सैंडविच भी लीजिए ना। मैंने प्लेट से उठाकर उनकी तरफ की। ये लीजिए, इतना सब कुछ मैं अकेले नहीं खा सकती हूँ। मेरे कहने पर सैंडविच उठाकर खाने लगे। अच्छा बना हुआ है। जी हाँ, यहाँ का खाना बहुत मशहूर है। दूर दूर से लोग यहाँ छुट्टियों में सिर्फ यहाँ के खाने की वजह से ही आते हैं। मैं तो हर साल यहाँ रहने आता हूँ। आप कभी पहले यहाँ आई हैं रहने के लिए? यहाँ मतलब पालमपुर? यहाँ मतलब पालमपुर आई हैं मैं? उन्हें इस बात को कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। उन्हें इस बात का मैं कैसे जवाब दे सकती थी? स्वचरित एवं मौलिक दामिनी। मैं उन्हें उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाई। क्या बताती और क्यों बताती? एक अनजान शख्स को अपनी निजी जिंदगी के बारे में बताना कोई ठीक बात थोड़ी ना है। वो कौन है, क्या करते हैं, कैसे हम सिर्फ 1-2 बार ही तो मिले हैं। नहीं, मैं नहीं बता सकती। कुछ बातें होती हैं जिन्हें इंसान सिर्फ अपने अंदर ही छिपा कर रखे तो ज़्यादा बेटर है। कोई क्यों और कैसे समझेगा वो मेरे जज्बातों को? नहीं, मुझे नहीं खोलने अपने अतीत के पन्ने किसी अजनबी के सामने। मोहतरमा, कहाँ है आपका ध्यान? चाय सारी ठंडी हो रही है आपकी। उनकी आवाज़ कानों में पड़ते ही मेरा ध्यान भंग हो गया। नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही किसी के ख्याल में खो गई थी। आप चाय पीजिए, मैंने तो कब की पी ली। अगर वो ठंडी हो गई तो दोबारा बना देता हूँ। केटल में काफ़ी चाय बची हुई है अभी। जी नहीं, मैं ज़्यादा गर्म चाय नहीं पीती हूँ। उसके बाद कमरे में शांति छाई रही। वो ना कुछ बोल रहे थे और ना मैं कुछ। हम दोनों अशोक का इंतज़ार कर रहे थे। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था। पता नहीं अशोक अभी तक आया क्यों नहीं दवाई लेकर। बार बार उसका ख्याल मेरे मन में आ रहा था। वो आए तो मैं दवाई खाकर सो जाऊं।
पर इतना सो चुकी थी कि मुझे अभी नींद नहीं आएगी। आए या ना आए, पर मैं आराम करना चाहती हूँ। और ये भी फिर यहाँ से जाए। शालू, तू आराम ही तो कर रही है यार। और वो शख्स जो यहाँ इस कमरे में है, उसे तूने ही कमरे में आने को कहा था ना? मुझे मालूम है, पर कितनी देर तक उनका यहाँ बैठना झेलूं मैं? ये तो गलत बात है। तुम ऐसी तो नहीं हो। एक तो वो तुम्हारा ध्यान रख रहा है और तुम उनके बारे में क्या क्या सोच रही हो। क्या करूं मैं? मुझे ऐसी आदत नहीं है कि मैं किसी अनजान शख्स से मदद लूं। ठीक है, कभी कभी अपनी आदतों को बदल भी लेना चाहिए, उसमें हर्ज ही क्या है। अपने अंदर चल रहे अंतर्द्वंद से मैं पूरी तरह से जूझ रही थी। क्या करूं आखिर? कुछ फरमाया आपने? नहीं, बस अशोक अभी तक क्यों नहीं आया? मेरा सर फटा जा रहा है। मैं अभी तक यही सोच रहा था कि अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अशोक कमरे में दाखिल हो गया। मैं कुछ पूछती उससे पहले उन्होंने ही पूछ लिया, क्या हुआ? इतनी देर क्यों लग गई? साहब, जो दवाई डॉक्टर ने लिख कर दी थी ना, वो यहाँ मिली ही नहीं। फिर मुझे शहर जाना पड़ा, वहां से जाकर लेकर के आया हूँ मैं दवाई। बस इसी वजह से देर हो गई साहब। लाओ, मुझे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और दवाइयाँ दे दो। मैं इन्हें समझा देता हूँ कि कौन सी दवाई कब खानी है। तुम पानी लेकर के आओ। प्रिस्क्रिप्शन पढ़कर उन्होंने मुझे दवाइयाँ निकाल कर पकड़ा दी। ये अभी खा लीजिए, कहकर मेरी हथेली में दवाइयाँ रख दी। पानी का गिलास अशोक से लेकर मुझे पकड़ा दिया। अब मुझे इजाज़त दें। आपका काफ़ी समय ले लिया मैंने, आराम करें आप। और अपना फ़ोन नंबर लेटर पैड पर लिख देता हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो फ़ोन कर दीजिएगा। ये कहकर वो मुझसे इजाज़त लेकर कमरे के बाहर चले गए और उनके पीछे पीछे अशोक भी मुझसे इजाज़त लेकर चला गया। मैं भी कंबल ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगी। रात को जल्दी सो जाने की वजह से सुबह जल्दी नींद नहीं खुल पाई। मोबाइल उठाकर टाइम देखा तो सुबह का 6:30 बज चुके थे। ओह माय गॉड! पास रखे थर्मामीटर को लगाकर देखा तो बुखार नहीं था। उठकर मुंह हाथ धोकर चाय का ऑर्डर दे दिया। वेटर 10 मिनट में चाय देकर चला गया। चाय बनाकर मैं बालकनी में आकर बैठ गई। सामने घाटी में सब कुछ शांत था। रविवार का दिन था। स्कूल जाते बच्चे भी नजर आ रहे थे। सड़क पर सिर्फ एक इंसान नजर आ रहा था। धीरे धीरे कदमों से चलते हुए वो होटल के अंदर दाखिल हुआ। कमरे से होटल का पिछला दरवाज़ा काफ़ी दूर था, पर फिर भी मैं उस इंसान को पहचान गई थी। वो वही थे जिन्होंने कल मेरी मदद की थी, और बुखार की वजह से मैंने उनका नाम तक भी नहीं पूछा। फिर ध्यान आया, लेटर पैड पर उन्होंने अपना नंबर लिखा था। उठकर उसे देखने लगी। उस फ़ोन पर नंबर तो लिखा था, पर अपना नाम लिखना शायद भूल गए थे। पर ऐसे कैसे भी भूल गए? फ़ोन के साथ नाम तो लिखना चाहिए था ना। अजीब इंसान है। जब मैंने अपना नाम बता दिया था तो फिर अपना नाम बताने में क्या हर्ज है? कोई बात नहीं, अगर फिर मुलाकात होगी तो उन्हें धन्यवाद भी दे दूंगी और उनसे उनका नाम भी पूछ लूंगी। अपने आप से बातें करते मैं नहाने की तैयारी करने लगी। नहा धोकर फ्रेश होकर मैं कमरे में नहीं रहना चाहती थी। नीचे रेस्टोरेंट में जाकर ही नाश्ता करने का सोचा मैंने। कल सारा दिन कमरे में रहने के बाद मैं उस कमरे से बाहर निकलना चाहती थी। अपना पर्स उठाकर मैं कमरे से बाहर आ गई और ध्यान से सीढ़ियाँ उतरने लगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पिछले 2 दिन की तरह आज फिर कोई मुझसे टकरा जाए। सीढ़ियाँ उतरते हुए एक शख्स नजर आया। जनाब एक हाथ में बड़ा सा गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लिए सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। पूरे गुलदस्ते को अपने मुंह से ढका हुआ था और दूसरे हाथ में फ़ोन पकड़े धीरे धीरे किसी से बात कर रहे थे। मुझे चलते चलते फ़ोन पर बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अजीब सा शख्स है, आंखों के सामने गुलाब। आज ज़रूर ये किसी से टकराएगा। पर मैं ध्यान से सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे पहुँच गई। नीचे पहुँचते ही मैंने चैन की सांस ली। हाँ, शुक्र है ठीक नीचे पहुँच गई बिना किसी से टकराए। अपनी सोच पर खुद ही हंस दी। हो जाता है ऐसा कभी कभी।
वरना क्यों कोई जानबूझकर किसी से थोड़ा टकराता है। लॉबी में पहुंचकर इधर उधर देखना, शायद अशोक नजर आ जाए, पर वो वहां था ही नहीं। रेस्टोरेंट में पहुंचकर नाश्ते का ऑर्डर दे दिया। मैं अखबार पढ़ने लगी। 2-4 टेबल्स पर ही लोग बैठे हुए थे, बाकी का पूरा रेस्टोरेंट खाली था। नाश्ता ख़त्म करके होटल के रिसेप्शन पर जाकर रिसेप्शनिस्ट से पूछने लगी, क्या उनके स्टाफ में से किसी को कोई फ़ोटो मिली है। कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें ताकि अगला एपिसोड आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।